दुनिया में भला ऐसा अजीब सिस्टम भी हो सकता है। बाकी कहानियों में सिस्टम लोगों को अमीर और ताकतवर बनाते हैं ताकि वे आसमान छू सके, लेकिन मुझे जो सिस्टम मिला है उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। ये बिल्कुल उल्टा ही काम करता है। ये हर रोज मुझे जबरन पैसे खर्च करने का टारगेट देता है। अगर रात के ठीक 12 बजे तक मैंने तय किए गए पैसे पूरी तरह खत्म नहीं किए तो ये सीधे एक भयानक सजा देता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई इनाम में कटौती नहीं, बल्कि ये सीधे मेरे शरीर के सबसे जरूरी अंगों को हमेशा के लिए जाम या बेकार कर देता है। कभी हाथ, कभी पैर, ये कुछ भी रैंडमली चुन लेता है। इस वक्त एक दूसरी दुनिया में कदम रख चुके मुझ जैसे इंसान का इस घटिया सिस्टम ने पूरी तरह से दिमाग खराब कर दिया था। अभी कुछ ही देर पहले की बात है। ब्रह्मांड की गहराइयों से एक गहरे बैंगनी रंग की रोशनी टूटते तारे की तरह निकली। ब्लैक होल और सितारों को पार करते हुए वह सीधे शेंजेन के एक जूस और मॉकटेल क्लब में आकर गिरी। स्टारडस्ट नाम के इस क्लब ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्लब की दूसरी मंजिल के सोफे पर अचानक एक धुंधली सी परछाई उभरी। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक ठंडी रोबोट जैसी आवाज गूंज उठी। होस्ट, मालिक की शर्तें पूरी होती हैं। अमानवीय खर्च सिस्टम जुड़ रहा है। प्रोग्रेस 10%, 50%, 100%। सिस्टम कामयाबी से जुड़ चुका है। इस अचानक हुए हादसे ने मुझे सुन्न कर दिया। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन था। मैंने हैरानी से अपने दोनों हाथों को देखा, यह यकीन करने के लिए कि यह कोई सपना नहीं है। मैंने टेबल पर रखा ग्लास उठाया और एक बार में कड़वा जूस गटक गया ताकि अपने बेचैन दिल को शांत कर सकूं। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और हवा में उछाला। मैं इसे साइंस के जरिए परखना चाहता था। मैंने मन ही मन सोच लिया था, अगर हेड्स आया तो ये सब सच है, और अगर टेल्स आया तो मैं समझूंगा यह मेरा कोई वहम है और मैं यहाँ से चुपचाप घर चला जाऊंगा। सिक्का टेबल पर आकर गिरा। उसके ऊपर का नंबर सीधे मेरी आंखों के सामने था। उस पल मुझे इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ा। मेरा पुनर्जन्म हो चुका था। मैं अपनी असली धरती को छोड़कर उसे हूबहू मिलते जुलते एक समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स में आ गया था, और इस सब का कसूरवार मेरे दिमाग में बैठा ये अजीब और गरीब सिस्टम था। सिस्टम ने बड़े आराम से मुझे इसके पीछे की पूरी कहानी समझाई। ये अंतरिक्ष में घूमने वाला एक टॉप लेवल सिस्टम था जो गलती से धरती पर आ गिरा। स्पेस टाइम की दीवारों के टकराव के कारण ये मुझे इस नए ब्रह्मांड में खींच लाया। इसने मेरे मन की सबसे गहरी इच्छा को भांप लिया था और मुझे एक अंतिम लक्ष्य दिया। इस जन्म में मुझे दुनिया का सबसे बड़ा रईस और बेपरवाह खर्च करने वाला इंसान बनाना। मैंने बिना वक्त गंवाए तुरंत सिस्टम का पैनल खोला ताकि अपनी स्थिति देख सकूं। होस्ट, लुआन लेवल 1 XP, 0 डिवाइडेड बाय 100, पॉपुलैरिटी 0 रोज की लिमिट, 0 सामान की लिस्ट खाली। सच कहूं तो इस कमाल के सेटअप को देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। दुनिया का सबसे अमीर और बेपरवाह इंसान बनना तो हर किसी का सपना होता है, लेकिन जल्द ही मुझे इस सिस्टम के सन की नियम का पता चला। ये हर रोज खर्च करने के लिए एक खास रकम देगा जिसे उसी दिन खत्म करना जरूरी होगा। अगर समय खत्म होने तक पैसे नहीं हुए तो तुरंत कोई भी रैंडम सजा मिल जाएगी। मैंने गुस्से में अपने दिमाग में ही सिस्टम से पूछा, सिस्टम आखिर मालिक तुम हो या मैं? मेरे इस सवाल पर सिस्टम पूरी तरह खामोश रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वक्त के खिलाफ रेस। वैसे तो मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत मजबूत है और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरी टेबल पर जो ड्रिंक्स रखी थी वे बेहद महंगी थी। मेरे लिए एक रात में इतना खर्च करना बेहद आम बात थी। यह 1 लाख युआन का टारगेट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन मुझे किसी के दबाव में काम करने से सख्त नफरत है। पैसा कमाना होगा तो मैं खुद कमा लूंगा, बिजनेस संभालना होगा तो खुद संभाल लूंगा। यह सिस्टम मुझे जबरन पैसे खर्च करने के लिए मजबूर क्यों कर रहा है? जब मैं इस बात का विरोध कर रहा था तभी सिस्टम ने स्क्रीन पर सजा के नए नियम दिखा दिए। सजा 1, दोनों हाथ हमेशा के लिए पूरी तरह से सुन्न और बेकार हो जाना। सजा 2, दोनों पैर हमेशा के लिए जाम हो जाना जिससे जिंदगी भर चल न पाओ। इन दो लाइनों को देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुनिया में इतना बदतमीज सिस्टम भी हो सकता है जो सीधे इंसान की आजादी और ताकत पर वार करे। मेरा ईगो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने मन ही मन सिस्टम को चुनौती दी, दम है तो सजा देकर दिखाओ। मैं नहीं मानता तुम्हारे पास इतनी ताकत है। पर अगले ही पल मेरे शरीर में एक जोरदार कंपन हुआ। हड्डियों की गहराई से एक कंपी उठी और पूरे शरीर में फैल गई। मेरी पीठ तुरंत ठंडे पसीने से भीग गई। वह डर इतना असली था कि मैंने तुरंत घुटने टेक दिए। अपनी जान और जिंदगी भर की सलामती के सामने आजादी की कोई औकात नहीं थी। मैंने रोते हुए मन ही मन कहा, 1 लाख युआन ही तो खर्च करने हैं ना, इतना डराने की क्या जरूरत थी? मैंने कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाई। रात के 11:15 बज चुके थे। 12 बजे की डेडलाइन में सिर्फ 45 मिनट बचे थे। अब मैं 1 सेकंड की भी देरी नहीं कर सकता था। मैंने तुरंत हवा में चुटकी बजाई। वेटर! एक वेटर तेजी से मेरे पास आया। इस क्लब का हर कर्मचारी मुझे जानता था। पिछले 2 सालों से मैं हर रात यहाँ आता था और बहुत बड़ा बिल बनाता था। यहाँ के लोग मुझे एक बड़ा रईस मानते थे। मैंने बेहद शांत लेकिन रौबदार आवाज में कहा, पूरे क्लब में ऐलान कर दो, आज रात का सारा खर्च मेरी तरफ से है। 1 लाख युआन के जितने भी बढ़िया ड्रिंक्स और स्नैक्स आ सकते हैं ले आओ, सबके लिए खुली छूट है। वेटर अपनी जगह पर हैरान रह गया और फिर खुशी से झूम उठा। 1 लाख युआन के खर्च का मतलब था कि क्लब में मौजूद सैकड़ों लोग पूरी रात ऐश कर सकते थे। वेटर तुरंत घुमा और जोर से चिल्लाया, देवियों और सज्जनों, इन साहब ने आज पूरा क्लब स्पॉन्सर कर दिया है। 1 लाख युआन के ड्रिंक्स और स्नैक्स आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। पल भर में पूरा क्लब शोर से गूंज उठा। चीखें, तालियां और म्यूजिक का शोर एक में मिल गए। अनगिनत लोगों ने ग्लास उठाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। माहौल एकदम टॉप पर था। कई लोग मेरे पास आकर बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने बड़े आराम से सबको मना कर दिया। मैं अकेले कोने में बैठकर अपनी वजह से जश्न मनाती भीड़ को देख रहा था। अचानक मेरे दिल में एक अजीब सा अकेलापन छा गया। मैंने खुद से कहा, तो इसे कहते हैं बेहिसाब रईसी, जहाँ 1 लाख खर्च करना 10 रुपए खर्च करने जितना आसान है। सिस्टम के अनोखे नियम और नया संकट। अब तक मैं सिस्टम के बुनियादी नियम समझ चुका था। इस रकम को किसी को ट्रांसफर या कैश नहीं किया जा सकता था, लेकिन ऑफलाइन किसी भी जगह पर इसका इस्तेमाल मुमकिन था। यहाँ तक कि ये पैसे सीधे मेरे बैंक कार्ड में भी आ सकते थे। कुछ ही मिनटों में वो 1 लाख युआन पूरी तरह साफ हो गए। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की वो जानी पहचानी आवाज गूंजी, बधाई हो, होस्ट ने पहले दिन का टारगेट पूरा कर लिया है। आपके 3 शानदार इनाम अनलॉक किए जाते हैं। इनाम 1, सिस्टम मॉल से सामान खरीदने की परमिशन। इनाम 2, हमेशा के लिए लकी ड्रॉ फीचर चालू। इनाम 3, नए खिलाड़ी के लिए पहले दिन का खास गिफ्ट पैक। मैंने तुरंत सिस्टम का नया पैनल खोला। अब सब कुछ बदल चुका था। मेरा एक्सपी बढ़ गया था और पॉपुलैरिटी सीधे 211 पॉइंट्स पे पहुंच गई थी। आज का 1 लाख का टारगेट 0 हो चुका था, यानी काम पूरा था। इसके साथ ही सिस्टम ने मुझे कुछ नए नियम समझाए जो होश उड़ाने वाले थे। मॉल का लेवल मेरे लेवल के साथ बढ़ेगा, जिससे और भी बेहतरीन चीजें अनलॉक होंगी। पॉपुलैरिटी पॉइंट्स इस सिस्टम की इकलौती करेंसी पैसा है। एक बार
बार लकी ड्रॉ खेलने के लिए कम से कम 10,000 पॉइंट्स चाहिए। सबसे मजेदार बात यह थी कि मैं जो भी रकम खर्च करूंगा वो कैशबैक के रूप में सीधे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगी, जिस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। एक्सपी और खर्च की गई रकम का अनुपात 1/10,000 का था। और सबसे कमाल की बात, जैसे ही मेरा लेवल एक पायदान बढ़ेगा, रोज का खर्च करने का टारगेट 10 गुना बढ़ जाएगा। तभी मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया। 1 लाख युआन सीधे मेरे अकाउंट में आ चुके थे। मेरा बैंक बैलेंस अचानक बढ़ गया था। मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ लेवल 1 का मॉल खोला और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भले ही ये सबसे निचले लेवल का मॉल था, लेकिन यहाँ सब कुछ मौजूद था। करोड़ों की मिलने वाली फरारी 458 सुपर कार इस मॉल में सिर्फ 24,000 पॉपुलैरिटी पॉइंट्स में मिल रही थी। मुझे तुरंत अमीर बनने का एक शॉर्टकट दिख गया। सिर्फ 24,000 पॉइंट्स के बदले करोड़ों की कार, मुनाफा ही मुनाफा था। पर फिर मैंने सोचा, ये एक असली रईस की फितरत नहीं है। सिस्टम के जरिए इस तरह हेराफेरी करके पैसे कमाना बेहद छोटा काम लगेगा। मैंने सिस्टम से पूछा, इतने बड़े फायदों के चक्कर में क्या मैं किसी कानूनी मुसीबत में तो नहीं फंसूंगा? सिस्टम ने बड़े रौब से जवाब दिया, मॉल की हर चीज पूरी तरह कानूनी और सही है। आपको किसी भी जांच या खतरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि एक नई मुसीबत मेरे सामने थी। मैंने मॉल की तमाम शानदार चीजों को देख तो लिया था, लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें खरीद नहीं सकता था। मेरे पास सिर्फ 211 पॉपुलैरिटी पॉइंट्स थे, जो जरूरी लिमिट से बहुत कम थे। यहाँ तक कि 10,000 वाले सबसे सस्ते लकी ड्रॉ में हिस्सा लेने की औकात भी अभी मेरी नहीं थी। सिस्टम मुझे लगातार ललचा रहा था। उसने कहा कि लकी ड्रॉ के इनामों में दुनिया की हर चीज शामिल है। अनगिनत शानदार चीजें हैं जो मॉल के स्टॉक से भी कहीं ज्यादा हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने सिस्टम से पूछ ही लिया कि अगर मैंने लकी ड्रॉ में कोई मिसाइल या कोई नामुमकिन चीज जीत ली तो क्या मैं सच में उसका इस्तेमाल कर पाऊंगा? सिस्टम ने बिना किसी डर के पूरे रौब के साथ जवाब दिया कि अगर होस्ट लकी ड्रॉ में उसे जीत लेता है तो चाहे वह इस दुनिया की सबसे जादुई ताकत ही क्यों ना हो, आप उसे तुरंत बाहर निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से इसके लालच में आ गया था। मैंने तुरंत पूछा कि ये पॉपुलैरिटी पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? सिस्टम ने बताया कि पॉइंट्स कमाने का तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। जब दूसरे लोग आपको जानेंगे और आपकी तारीफ करेंगे तो आपके पॉपुलैरिटी पॉइंट्स अपने आप बढ़ने लगेंगे और इसकी कोई लिमिट नहीं है। मुझे तुरंत सब समझ आ गया। अभी जो मुझे 211 पॉइंट्स मिले थे वो क्लब में मौजूद उन सैकड़ों लोगों की वजह से मिले थे। सिर्फ एक बार सबको पार्टी देने से मुझे 200 से ज्यादा लोगों की वाहवाही मिल गई थी। सिस्टम ने मुझे इसका सबसे तेज शॉर्टकट भी बता दिया, यानी इंटरनेट पर फेमस होना। आज के इस डिजिटल जमाने में इंटरनेट पर मौजूद हर इंसान मेरे पॉइंट्स का जरिया बन सकता था। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिस्टम ने एक बहुत बड़ा और खतरनाक राज छुपा रखा था। उसने मुझे ये नहीं बताया कि लकी ड्रॉ में 1 करोड़ में से एक बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनाम ही ना निकले। जो लकी ड्रॉ एकदम परफेक्ट लग रहा था, असल में उसमें सब कुछ बर्बाद होने का एक छोटा सा खतरा भी छिपा था। अपने दिल की धड़कन को थोड़ा शांत करने के बाद मैंने पहले दिन वाले उस खास गिफ्ट पैक को खोला। तभी आवाज आई कि बधाई हो होस्ट, आपको एक बार इस्तेमाल होने वाला जादुई आइटम मिला है, जिसका नाम है बैड लक चार्म, यानी बुरे वक्त का ताबीज। इसका असर बहुत ही कमाल का है। इसे किसी भी इंसान पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे उसकी जिंदगी में अचानक से ढेर सारी परेशानियां और बुरी किस्मत आ जाएगी। और इसका कोई तोड़ नहीं है। इस जादुई आइटम को देखते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। इस अजीब सिस्टम ने आखिरकार मुझे मेरे काम की कोई चीज दे ही दी थी। अगली सुबह मैं पूरी रात सोया नहीं था। मैं थका हुआ अपने कॉलेज के हॉस्टल लौटा, लेकिन मैं इतना भी बेपरवाह नहीं हुआ था कि अपने रूममेट को भूल जाऊं। मैं अपने रूममेट तांग यिंग के लिए नाश्ता लेकर गया। हमारे 2 लोगों वाले हॉस्टल रूम में शांत और अच्छे स्वभाव वाला तांग यिंग पहले ही उठ चुका था। उसने मुझसे नाश्ता लिया और बहुत प्यार से बोला कि टेबल पर तुम्हारे लिए थकान मिटाने वाली चाय रखी है, जल्दी से मुंह धोकर सो जाओ। हम फर्स्ट ईयर से साथ रह रहे थे। इन 3 सालों में हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। मैं अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए वॉशरूम में गया। आईने में खुद की बिखरी हुई हालत को देखकर मेरे दिमाग में हजारों बातें घूमने लगी। एक अलग दुनिया में आ जाने के बाद सब कुछ बदल चुका था। अगर कुछ बाकी था तो वो थे मेरे पुराने पछतावे। इस नई दुनिया में भी मेरे दिल में बसी वो खास लड़की अब भी नदी पार हांगकांग में ही पढ़ाई कर रही थी। पुरानी गलतियां, वो छूटे हुए अच्छे पल और वो सारे अपमान जो मैंने सहे थे, इस वक्त वो सब कुछ मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगा। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अब मेरे पास ये जादुई अमानवीय सिस्टम था और हाथ में वो खतरनाक बैड लक चार्म था। अब से मैं अपने सारे पछतावे मिटाकर रहूंगा, या तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, और अगर करूंगा तो सबसे बेहतरीन बनकर दिखाऊंगा, इतना कि कोई मेरी बराबरी न कर सके। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी इस नई शानदार जिंदगी की शुरुआत करने और उन लोगों को सबक सिखाने की सोची जिन्होंने कभी मुझे परेशान किया था, मुझे अचानक कुछ खटकने लगा। क्या सिस्टम ने जो 1 करोड़ में से एक बार लकी ड्रॉ खाली जाने वाली बात छुपाई थी, वो सच में सिर्फ एक छोटा सा खतरा था? हर रोज जो पैसे खर्च करने का टारगेट बढ़ता जा रहा था, क्या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जाल छिपा था? और मेरे हाथ में मौजूद यह इकलौता बैड लक चार्म, इसका पहला शिकार कौन होगा? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? अब आगे मैं इस जादुई आइटम का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को करारा जवाब देने वाला था जिन्होंने कभी मेरा मजाक उड़ाया था। इस सिस्टम का एक और खतरनाक सच अब मेरे सामने आ चुका था। ये सिस्टम वैसे तो मुझे बस बैड लक कार्ड देता था, लेकिन इसमें एक गजब का ट्विस्ट था। मैं जब भी अपने ऊपर इस बैड लक कार्ड का इस्तेमाल करता तो मेरी उस बुरी किस्मत का 10 गुना असर सीधे मेरे दुश्मनों पर ट्रांसफर हो जाता था। और इसका पहला लाइव डेमो तब देखने को मिला जब कॉलेज के एक लेक्चरर ने भरी क्लास में मुझे जलील करने की कोशिश की। मैंने बस चुपके से खुद पर एक बैड लक कार्ड चिपकाया और अगले ही पल वो लेक्चरर सीधा आईसीयू पहुंच गया। इस कहानी की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी और ये सारा हिसाब किताब बहुत पुराना था। वैसे तो मैं साउथ चाइना यूनिवर्सिटी का एक अच्छा खासा अमीर खानदान का लड़का था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, आदतें अच्छी थी और मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। लेकिन 2 साल पहले जब मेरी पसंदीदा लड़की आगे की पढ़ाई के लिए हांगकांग चली गई तो मैं पूरी तरह टूट गया। हर रात बस उदासी में बीतती, पढ़ाई लिखाई सब छूट गई और जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने लगी। लगातार जागने और शराब पीने की इस बुरी आदत ने मेरे शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था और मुझे कई बीमारियां लग चुकी थी। लेकिन किस्मत ने करवट बदली। अभी कुछ ही समय पहले मेरे अंदर ये अल्टीमेट लाइफ सिस्टम जाग उठा। इस जादुई सिस्टम ने सबसे पहले मेरे शरीर की सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया। अब मेरी ताकत और सेहत आम इंसानों से कई गुना ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, सिस्टम ने मुझे कई ऐसी गजब की ताकतें भी दी थी जिससे मैं अपनी हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकूं। आज सुबह कॉलेज में इंग्लिश का लेक्चर चल रहा था, लेकिन मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। 2 साल से पढ़ाई छोड़ने की वजह से प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे थे वो सब मेरे सिर के ऊपर से जा रहा था। मैं और मेरा पक्का दोस्त तांगिंग क्लास की सबसे आखिरी बेंच पर बैठकर बस टाइम पास कर रहे थे।
थे। मैंने अपने थोड़े भारी लग रहे सिर को हिलाया और सिस्टम के जरिए बदले हुए इस हल्के और तंदुरुस्त शरीर को महसूस किया। तभी मेरी नजर मेरी कलाई पर बंधी ओडे मार्क पिगे AP की घड़ी पर गई, जिसका डायल हल्के नीले रंग का था। ये वही घड़ी थी जिसे हांगकांग गई उस लड़की ने अपनी कई सालों की पॉकेट मनी बचाकर मुझे चुपके से गिफ्ट की थी। घड़ी को देखते ही उसकी यादें मेरे दिल में ताजा हो गईं और एक अजीब सी कसक उठी। अब मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दूंगा और पुरानी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। मैंने एक कागज और पेन उठाया और उस पर अपनी आगे की प्लानिंग के कुछ खास शब्द लिखने लगा। मैं इस नई दुनिया को अच्छे से समझना चाहता था ताकि सिस्टम की ताकतों का सही इस्तेमाल करके अपने इस बेकार पड़े जीवन को पूरी तरह बदल सकूं। लेकिन मेरा ये छोटा सा काम स्टेज पर पढ़ा रहे लेक्चरर वेनबो को बर्दाश्त नहीं हुआ। सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने ऊपर से बेहद शरीफ दिखने वाले वेनबो के तन बदन में अचानक आग लग गई। उसने आखिरी बेंच पर बैठे मुझे घूरते हुए बेहद गुस्से में चिल्लाकर कहा, पीछे से चौथी रो की आखिरी बेंच पर बैठे छात्र खड़े हो जाओ और पूरी क्लास को बताओ कि तुम वहां क्या कर रहे हो। मैं अच्छी तरह जानता था कि प्रोफेसर की एक्टिंग करने वाला ये आदमी असल में कितना गिरा हुआ और छोटे दिल का है। 2 साल पहले मैंने इसे एक लड़की को अकेले में डराते धमकाते और उस पर गलत दबाव बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। मुझसे यह बुराई देखी नहीं गई थी और मैंने सीधे पैर मारकर क्लास का दरवाजा खोला और इसकी इस घटिया करतूत को रोक दिया था। लेकिन बदकिस्मती से वह लड़की बहुत डरपोक थी। वह डर के मारे वहां से भाग गई और बाद में कभी गवाही देने सामने नहीं आई। कोई सबूत न होने की वजह से मैं वेनबो का असली चेहरा सबके सामने नहीं ला पाया था, पर मेरी उस कोशिश की वजह से वेनबो का वाइस प्रोफेसर बनने का प्रमोशन हमेशा के लिए रुक गया। आज 2 साल बाद भी वह एक मामूली लेक्चर बनकर ही रह गया था। इसीलिए पिछले 2 सालों से वह मुझसे खार खाए बैठा था और बस एक मौके की तलाश में था ताकि मुझसे अपना बदला ले सके। मैं अपनी जगह पर बहुत ही शांति से खड़ा हो गया और बिना डरे सीधे जवाब दिया, सर बस कुछ लिख पढ़ रहा हूँ। मेरा यह शांत बर्ताव वेनबो को और ज्यादा चुभ गया। वह तो बस क्लास के बहाने मुझे सबके सामने नीचा दिखाना चाहता था, मेरा अपमान करना चाहता था। वह और तेज आवाज में बोला, इंग्लिश की क्लास में तुम ये फालतू की चीजें लिख रहे हो, लगता है तुम गलत सब्जेक्ट चुनकर यहाँ आ गए हो। चलो तुरंत क्लास से बाहर निकलो और जाकर अपनी गलती पर पछतावा करो। मैंने उससे कोई बहस नहीं की। मैंने बहुत ही आराम से अपना सारा सामान समेटा और क्लास से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। लेकिन वेनबो को क्या पता था कि क्लास से बाहर जाने वाला ये लड़का अब उसका क्या हश्र करने वाला है। गलती मेरी नहीं थी, लेकिन उस छोटे दिल के इंसान से बहस करने का मेरा कोई मूड नहीं था। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने जाते जाते पीछे मुड़कर बहुत ही शांति से वेनबो की तरफ देखा। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी इस एक नजर के बाद अब खेल पूरी तरह पलटने वाला है। क्लास से कदम बाहर निकालते ही मैंने सिस्टम के उस जादुई आइटम यानी बैड लक चार्म को एक्टिवेट कर दिया था। सिस्टम का नियम बहुत सीधा था। अब मेरी बुरी किस्मत का 10 गुना असर इस वेनबो को संभालना था। इधर वेनबो को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अब भी स्टेज पर खड़ा होकर खुद को बहुत बड़ा तीरंदाज समझ रहा था। मुझे इतनी शांति से जाता देख वह मन ही मन बहुत चिढ़ गया था। उसे लगा था कि मैं 2 साल पहले की तरह गुस्से में आकर उससे बहस करूंगा। वह तो बस इसी ताक में था कि मैं कोई गलती करूं और वह कॉलेज से मुझे सस्पेंड करवाकर मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दे। लेकिन मेरी इस शांति ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। गुस्से से लाल पीला होकर वह स्टेज पर खड़ा खड़ा पूरी क्लास के सामने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। वह मुझे नीचे दिखाने के लिए एक से बढ़कर एक कड़वे शब्द बोल रहा था। बोलते बोलते वह इतना ज्यादा जोश में आ गया कि हाथ पैर हवा में लहराने लगा और बस अगले ही पल उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। जोश जोश में उसका पैर स्टेज के कोने से फिसल गया और वो सीधे मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। झटका इतना जोर का था कि उसकी आंखों पर चढ़ा सोने के फ्रेम वाला चश्मा टूटकर बिखर गया। वेनबो को बहुत ज्यादा धुंधला दिखता था, इसलिए चश्मा टूटते ही उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया। अपनी इस हालत से घबराकर उसने झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन फर्श पर उसका पैर फिर से फिसल गया और वह दोबारा जोर से गिरा। इस बार उसका चेहरा सीधे जमीन से टकराया और उसके आगे के दांत टूट गए और वह देखने में बेहद लाचार लगने लगा। क्लब जैसी शांति रखने वाली क्लास के छात्र अब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पूरी क्लास में ठहाकों की गूंज उठ गई। एक कॉलेज का लेक्चरर भरी क्लास में इस तरह कार्टून बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। शर्म और गुस्से के मारे वेनबो का दिमाग पूरी तरह घूम गया। अपनी धौंस जमाने के लिए उसने बिना देखे टेबल पर हाथ मारा ताकि कोई चीज उठाकर पटक सके। लेकिन जब किस्मत खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता। उसका हाथ सीधे टेबल पर रखे पानी के मग से टकराया। खौलता हुआ गर्म पानी सीधे टेबल से बहता हुआ वहां लगे बिजली के बोर्ड के अंदर चला गया। चट-चट की आवाज के साथ शॉर्ट सर्किट हुआ और बिजली का एक जोरदार झटका सीधे वेनबो को लगा। वह बिजली के करंट से एकदम सुन्न पड़ गया। उसका दिमाग जैसे खाली हो गया। शुक्र था कि कॉलेज के उस क्लासरूम में ऑटोमेटिक पावर कट की सुविधा थी, जिससे लाइट तुरंत बंद हो गई और उसकी जान बच गई। लेकिन बैड लक का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। करंट के झटके से पूरी तरह हिल चुका वेनबो अब भी अपनी झूठी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा होने लगा, पर जमीन पर फैले पानी की वजह से उसका पैर तीसरी बार फिसला और वह फिर से पीठ के बल गिरा। इस बार उसका सिर तो फूटा ही, साथ ही उसकी कमर में एक भयंकर लचक आ गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अब क्लास के बच्चों को लगा कि बात ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए कुछ छात्र उसे उठाकर कॉलेज के मेडिकल रूम ले जाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन वेनबो को क्या पता था कि सबसे बड़ा झटका तो अभी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। 4-5 लड़के उसे संभालकर जैसे ही क्लास के दरवाजे से बाहर निकालने लगे, अंधेपन की हालत में वेनबो का शरीर सीधे लोहे के मजबूत दरवाजे के चौखट से जाकर टकराया। एक ऐसी दर्दनाक और चीखने वाली आवाज गूंजी जो पूरी बिल्डिंग में सुनाई दी। दर्द का झटका इतना तेज था कि वेनबो वहीं तड़पकर बेहोश हो गया और जमीन पर ढेर हो गया। कॉलेज स्टाफ ने तुरंत इमरजेंसी एम्बुलेंस बुलाई और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया। अगर आपको लग रहा है कि वेनबो को उसके किए की सजा मिल गई और कहानी यहीं खत्म हो गई, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का असली हिसाब किताब तो अभी शुरू होना बाकी था। अस्पताल ले जाते वक्त एम्बुलेंस में जो ड्रामा हुआ उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। वेनबो बेहोशी की हालत में था, लेकिन उसकी गंदी आदतें अभी भी नहीं गई थीं। उसने होश हवाश खोए हुए ही एम्बुलेंस में मौजूद लेडी नर्स के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। नर्स को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने बिना सोचे समझे अपने सैंडल की हील से सीधे वेनबो पर एक जोरदार किक मार दी। पहले से ही अधमरा वेनबो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं तड़पकर पूरी तरह बेहोश हो गया। बाद में वेनबो के घर वालों ने इस बात पर अस्पताल में हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के पास एम्बुलेंस के अंदर की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। सारे सबूत और गवाह नर्स के साथ थे। कोर्ट के हिसाब से यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस का मामला नहीं था, बल्कि अस्पताल वाले वेनबो पर बदतमीजी का केस ठोकने की तैयारी में थे। अगर यह केस आगे बढ़ता तो वेनबो का करियर हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाता। ये सब भांपकर उसके घर वाले चुपचाप दुम
दबाकर वहां से खिसक गए। जब अस्पताल की फाइनल रिपोर्ट आई तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वैनबो के सिर का जख्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मुंह के अंदर गहरी चोटें आई थी, रीढ़ की हड्डी में गंभीर दिक्कत हो गई थी और सबसे बड़ी बात, वह जिंदगी भर के लिए पूरी तरह से लाचार और बेड रेस्ट पर आ चुका था। जब मुझे और मेरे भाई तांगिन को यह खबर मिली तो हम दोनों के मुंह से एक साथ सिर्फ एक ही शब्द निकला, वाह। जो इंसान दूसरों को परेशान करता था, आज उसके साथ जो हुआ वह पूरी तरह से उसका कर्म था। अपने दिल का यह पुराना बोझ हल्का करने के बाद मेरा मन एकदम शांत हो गया था। दोपहर के वक्त मैंने तांगिन को साथ लिया और हम दोनों अपनी कार से शेंजेन के समंदर किनारे मैंग्रोव पार्क में घूमने निकल गए। इस पार्क से समंदर के पार साफ साफ हांगकांग दिखाई देता है। दोनों शहरों के बीच बस एक छोटी सी नदी का फासला है। सामने दिखते उस शहर को देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। 2 साल पहले जिस लड़की ने मुझे अपनी पॉकेट मनी बचाकर वो खूबसूरत घड़ी दी थी, वह इसी शहर में पढ़ने गई थी और उसी दिन से मैं इतना उदास रहने लगा था कि मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल शराब और अंधेरे में बर्बाद कर दिए। इन 2 सालों में मैं कभी इस समंदर किनारे नहीं आया था, लेकिन आज मेरे अंदर यहाँ आने की हिम्मत थी। तांग यिंग ने जब मुझे इस तरह समंदर को देखते हुए पाया तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई वह हमेशा के लिए तो नहीं गई है, वापस आ ही जाएगी। तुम कब तक खुद को इस तरह सजा देते रहोगे? अपने परिवार के लिए और हमारे जैसे दोस्तों के लिए अब तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाना चाहिए। अगर ये बात मुझसे 2 साल पहले कही जाती तो शायद मैं गुस्से में आ जाता या उसकी बात अनसुनी कर देता, लेकिन आज मेरे पास सिस्टम की ताकत थी और मेरा दिमाग पूरी तरह खुल चुका था। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और बहुत ही शांत आवाज में कहा, मैंने सब सोच लिया है भाई। इन 2 सालों में मैं सिर्फ खुद से जिद कर रहा था, उसकी अपनी मजबूरियां थी। मुझे इस तरह खुद को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। आज से मैं अपने उस बीते हुए कल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहा हूँ और एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। मेरी बात सुनकर तांग यिंग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे तसल्ली हो गई थी कि उसका पुराना हंसता खेलता और जोश से भरा दोस्त अब वापस आ चुका था। शाम ढलने के बाद हम दोनों वापस अपने हॉस्टल रूम में लौट आए। रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं बेड पर लेटा हुआ अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक मेरी नजर काफी समय से बंद पड़े वाई लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर गई। ऐप को देखते ही मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। आजकल लाइव स्ट्रीमिंग का क्रेज बहुत ज्यादा है और इस ऐप पर करोड़ों यूजर्स एक्टिव हैं। अगर मैं इस लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया में अपना नाम बना लूं तो मुझे घर बैठे बैठे लाखों पॉपुलैरिटी पॉइंट्स मिल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह थी कि सिस्टम मुझे रोज जो पैसे खर्च करने का टारगेट देता है उसे मैं यहाँ लाइव स्ट्रीमर्स को महंगे गिफ्ट्स भेजने में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सोचते ही मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया। मैंने तुरंत ऐप पर अपनी आईडी बनाई और अपना नाम रखा, तुगेर आन, रिच आन। उस दिन की जो 1 लाख की लिमिट बची थी, मैंने वो पूरे के पूरे पैसे सीधे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के वॉलेट में लोड कर दिए। मैंने ऐप के रूल्स चेक किए। वहाँ का सबसे महंगा गिफ्ट एक लग्जरी क्रूज शिप था जिसकी कीमत 1314 रुपीज थी। मैंने बिना एक सेकंड गनवाए स्क्रीन पर लगातार टैप करना शुरू कर दिया। 1 शिप, 2 शिप, 3 शिप और देखते ही देखते मैंने लगातार 10 लग्जरी शिप्स की लाइन लगा दी। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मैंने हजारों रुपए के गिफ्ट्स स्क्रीन पर उड़ा दिए थे। जिस लाइव चैट में सन्नाटा था वो अचानक से सोने के रंगों और चमकीले इफेक्ट से भर गई। पूरे ऐप पर तहलका मच गया। जो लाइव रूम एकदम खाली पड़ा था वहाँ अचानक से हजारों लोग लाइव देखने आ गए। हर कोई चैट में बस एक ही बात पूछ रहा था कि अचानक आसमान से टपका ये नया रईस आखिर है कौन। मैं अभी स्क्रीन पर और गिफ्ट्स की बौछार करने ही वाला था ताकि तेजी से पॉपुलैरिटी पॉइंट्स बटोर सकूं कि तभी मेरे फोन की स्क्रीन पर ऊपर एक प्राइवेट मैसेज फ्लैश हुआ। जब मैंने नाम देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो मैसेज किसी आम यूजर का नहीं बल्कि उस पूरे ऐप की नंबर 1 और सबसे टॉप फीमेल स्ट्रीमर का था जिसके लाखों फैंस थे। उसने अपने लाइव रूम के बड़े बड़े रईसों को छोड़कर सीधे मुझे मैसेज किया था और उसने मुझसे एक ऐसी अजीब डिमांड कर दी जिसने मेरे आगे के सारे प्लान्स को हिलाकर रख दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि लाखों फैंस के दिलों पर राज करने वाली उस टॉप स्टार ने मुझसे ऐसा क्या मांग लिया होगा? उस टॉप फीमेल स्ट्रीमर ने मुझसे सीधे कहा, तुम दिखने में बहुत बदसूरत हो। उसकी इस बात पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने तुरंत एक के बाद एक 10 कार्निवल गिफ्ट्स की बौछार कर दी और चैट में सीधे शर्त रख दी कि अब उसे लाइव कैमरे पर अपने ऊपर का एक जैकेट या कपड़ा उतारना होगा। ये देखकर उस लाइव रूम के बाकी बड़े बड़े रईस और दबंग भाई मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे कंगाल समझने लगे। उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए खुद भी लाखों के गिफ्ट्स की झड़ी लगा दी। वह फीमेल स्ट्रीमर हंसते हुए मुझसे फिर बोली, तुम तो पक्के भिखारी हो। बस उसकी इस एक लाइन ने मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मैंने बिना देर किए सीधे अपने दिमाग में उस जादुई सिस्टम को एक्टिवेट किया। तभी सिस्टम की तरफ से एक भारी आवाज गूंजी, अरब पत्ती का स्टेटस एक्टिवेट कर दिया गया है मालिक, बताइए आपके लिए क्या हुक्म है। वैसे तो इस सिस्टम के मिलने से पहले भी मैं कोई मामूली इंसान नहीं था। मैं एक बहुत ही अमीर खानदान का लड़का था और मेरे बैंक अकाउंट में पड़े 15 लाख रुपए सिर्फ मेरी जेब खर्च यानी पॉकेट मनी थे। मेरे लिए ये रोज के लाखों रुपए उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बात यहाँ पैसों की नहीं बल्कि सिस्टम के उस पॉपुलैरिटी पॉइंट्स की थी जिसे दुनिया का कोई भी अमीर इंसान पैसों से नहीं खरीद सकता था। सिस्टम के नए लेवल्स और उसकी जादुई ताकतों को जल्दी से अनलॉक करने के लिए मुझे बहुत सारे पॉपुलैरिटी पॉइंट्स चाहिए थे और इसके लिए मैंने इंटरनेट की इस लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया को अपना पहला शिकार चुना था। मैंने ऐप पर जिस सबसे टॉप फीमेल स्ट्रीमर का लाइव रूम खोला था उसका नाम था फेंग शाओजेंग। वह दिखने में बेहद मासूम और खूबसूरत थी और उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि उसका लाइव रूम हमेशा ऐप पर नंबर 1 रहता था। जब मैंने बिना सोचे समझे एक साथ 10 लग्जरी क्रूज शिप के गिफ्ट्स भेजे तो पूरे लाइव चैट में जैसे सन्नाटा पसर गया। शाओजेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अविश्वास से स्क्रीन को घूरती रहीं और कुछ सेकंड्स बाद अपनी घबराहट को छुपाते हुए बेहद प्यार से बोली, थैंक यू सो मच तुगेरान भाई, इतने बड़े 10 शिप्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप अपनी पसंद का कोई गाना सुनना चाहेंगे? अगले ही पल उस लाइव रूम का चैट बॉक्स पूरी तरह से पागल हो गया। हर कोई हैरान था और स्क्रीन पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई। कोई लिख रहा था, भाई साहब पहली बार किसी को अपनी आईडी का नाम तुगेरान रईसान रखते देखा है, बंदा कितना बेखौफ है। तो कोई बोल रहा था, ये 10 शिप्स मेरी 2 महीने की सैलरी के बराबर हैं। वहीं पीछे से एक और यूजर ने लिखा, ऊपर वाले भाई की सैलरी बहुत ज्यादा है, मेरे लिए तो ये पैसे पूरे 6 महीने के खर्चे के बराबर हैं। इन सारे मैसेजेस के बीच मैंने बेहद आराम से एक छोटा सा रिप्लाई टाइप किया, कोई भी गाना गा दो जो तुम्हारा मन करे। मेरे इस छोटे से मैसेज में भी एक बहुत बड़े रईस का रौब साफ छलक रहा था। शाओजेंग ने मुस्कुराते हुए मेरी बात मान ली और बोली, ठीक है आन भाई, जैसा आप कहें। तो मैं आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना लिटिल फॉर्च्यून गाती हूँ। लेकिन अभी उसने गाने की पहली लाइन शुरू ही की थी कि मैंने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। मैंने गाना खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और अपनी उंगलियों से स्क्रीन पर दोबारा टैप करना शुरू कर
दिया। स्क्रीन पर एक बार फिर से 10 नए लग्जरी क्रूज शिप्स का सोने जैसा चमकीला इफेक्ट छा गया। एक असली और बड़ा रईस कभी किसी के परफॉर्मेंस के खत्म होने का इंतजार नहीं करता, वो अपनी मर्जी से जब चाहे पैसों की बारिश कर देता है। शियाओजिंग स्क्रीन पर लगातार आ रहे इन महंगे गिफ्ट्स को देखकर पूरी तरह हैरान परेशान हो गई। उसने हंसते हुए कहा, ओह गॉड अन भाई, आप तो रुक ही नहीं रहे, चलिए पहले मुझे ये गाना पूरा खत्म करने दीजिए। पर जैसे ही गाने का आखिरी सुर खत्म हुआ, मेरी उंगलियां स्क्रीन पर फिर से चल गईं और मैंने फिर से 10 और क्रूज शिप्स भेज दिए। गिफ्ट्स का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था और इसी के साथ मैंने देखा कि मेरे सिस्टम पैनल पर पॉपुलैरिटी पॉइंट्स रॉकेट की रफ्तार से ऊपर भाग रहे थे। मुश्किलों से बाहर निकलकर इस तरह तेजी से ताकतवर बनने का यह एहसास मुझे एक अलग ही मजा दे रहा था। शियाओजिंग अब जितनी हैरान थी, उसे उतनी ही हंसी भी आ रही थी। उसने लाइव कैमरे पर मुझसे मजाक करते हुए कहा, आन भाई आप तो सच में बहुत कमाल हो, पर ऐसा मत करो, कहीं आपके इस चक्कर में मुझे आज का लाइव बंद ही ना करना पड़े। वैसे भी मैं ठीक 10:30 बजे लाइव बंद करके जाने वाली हूँ। उसकी यह बात सुनते ही चैट रूम में मौजूद लोग मजे लेने लगे। सब लिखने लगे, लगता है शियाओजिंग को अमीर भाई के पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपने नियमों की पक्की है। तो कोई बोला, यह साबित हो गया कि शियाओजिंग इस पूरे ऐप की सबसे ईमानदार स्ट्रीमर है। इस मजेदार माहौल की वजह से उस लाइव रूम में देखने वालों की भीड़ 30,000 से सीधे 40,000 के पार पहुंच गई। पूरा लाइव रूम अब बस मेरे ही नाम से गूंज रहा था। पर खेल तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसने पूरे इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया। समय आ चुका था अगली सुबह यानी शनिवार का। मैं सोकर उठा, अच्छे से मुंह हाथ धोया और बिना एक सेकंड गनवाए अपना पूरा ध्यान सीधे सिस्टम पैनल पर लगा दिया, ताकि देख सकूं कि कल रात की मेहनत का क्या फल मिला है। जैसे ही मैंने पैनल खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं खुशी से झूम उठा। कल रात 2 अलग अलग लाइव स्ट्रीम्स में जो मैंने दिल खोलकर पैसे उड़ाए थे, उसके बदले मुझे पूरे 46,282 पॉपुलैरिटी पॉइंट से मिले थे। अगर इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो यह ऐप के मॉल के हिसाब से 2 चमचमाती फरारी 458 कारों के बराबर थी। मुनाफा एकदम उम्मीद से परे था। बस एक छोटी सी दिक्कत थी कि लेवल 1 का यह सिस्टम मुझे रोज सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करने की लिमिट देता था, जो मेरे लिए बहुत कम थी। मेरे जैसे रईस खानदान के लड़के के लिए 1 लाख रुपए तो दोस्तों के साथ रोज शाम को बैठने के खर्च के बराबर थे। लेकिन हाँ, ये जो हजारों पॉपुलैरिटी पॉइंट्स मुझे मिले थे, ये मेरे लिए लकी ड्रॉ खेलने और सिस्टम के जादुई इनामों को अनलॉक करने के लिए काफी थे। मैंने बिना किसी देरी के मन ही मन सिस्टम को कमांड दी, सिस्टम लकी ड्रॉ शुरू करो। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की वो ठंडी और रोबोट जैसी आवाज गूंजी, जी मालिक। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सामने सीधे लकी ड्रॉ की स्क्रीन खुल गई। बिना किसी फालतू ड्रामे या बार बार कंफर्मेशन मांगे गेम शुरू हो गया। इनामों के पहिए इतनी तेजी से घूमे कि सब कुछ धुंधला दिखने लगा और अगले ही पल एक के बाद एक 4 गजब के नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमके, जिन्होंने मुझे जोश से भर दिया। बधाई हो होस्ट, आपको मिला है एक लकी चार्म। बधाई हो होस्ट, आपको मिली है एक रैंडम मल्टीप्लायर कार्ड। बधाई हो होस्ट, आपको मिली है एक फिजिकल बूस्टर ड्रिंक। बधाई हो होस्ट, आपने जीती है मास्टर लेवल टाइजी मार्शल आर्ट्स की कला। यहाँ मिली हर एक चीज बेहद कीमती थी। यह लकी चार्म अगले 24 घंटे के लिए मेरी किस्मत चमकाने वाला था, जिससे मुझे हर काम में कामयाबी मिलती। वह मल्टीप्लायर कार्ड अगले 4 घंटे के लिए मेरी खर्च करने की लिमिट को कई गुना बढ़ा सकता था। और वह सेहत वाली दवा मेरे शरीर के डीएनए को अंदर से मजबूत करने वाली थी। लेकिन सबसे कमाल की चीज थी वो मास्टर लेवल मार्शल आर्ट्स की कला, जिसकी अकेले की कीमत ही बाजार में लाखों पॉइंट्स के बराबर थी। इस एक लकी ड्रॉ ने मुझे मालामाल कर दिया था और मैं पूरी तरह बदलने वाला था। मैंने बिना वक्त गनवाए तुरंत वो सेहत सुधारने वाली दवा निकाली और एक घूंट में पी गया। उसका कोई रंग या स्वाद नहीं था, मुंह में जाते ही कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसने शरीर के अंदर जाते ही अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। आधे घंटे के अंदर ही मुझे अपना शरीर इतना हल्का और फुर्तीला महसूस होने लगा, जैसे मेरे ऊपर से सालों पुराना कोई बोझ हट गया हो। मैं एकदम फिट महसूस कर रहा था। इसके तुरंत बाद मैंने मास्टर लेवल मार्शल आर्ट्स की ताकत को अपने अंदर समा लिया। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर मार्शल आर्ट्स के अनगिनत दांव पेंच और उसकी बारीकियां मेरे दिमाग में ऐसे फिट हो गईं जैसे मैं सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे अंदर किसी बड़े उस्ताद जैसा रौब आ चुका था। 2 कमाल की ताकतें मिलने के बाद अब मेरी नजर उस आखिरी मल्टीप्लायर कार्ड पर टिकी थी। मैंने तुरंत उस कार्ड को एक्टिवेट कर दिया। स्क्रीन पर नंबर बहुत तेजी से घूमने लगे, 10 गुना, 50 गुना, 200 गुना। और जब नंबर रुका तो एक ऐसा बम्पर धमाका हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। बधाई हो होस्ट, आपकी रोज की लिमिट को 200 गुना बढ़ा दिया गया है। यह लिमिट अगले 4 घंटे के लिए लागू रहेगी। मैं तो हैरान रह गया, कहाँ मेरी रोज की लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए थी और कहाँ वह सीधे 200 गुना बढ़कर पूरे 2 करोड़ रुपए हो चुकी थी। ये पैसा सीधे मेरे वॉलेट में आ चुका था। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मेरे हाथ में 4 घंटे के अंदर उड़ाने के लिए करोड़ों रुपए की रकम थी। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। लेकिन मैं अभी इस खुशी को मना ही रहा था कि तभी सिस्टम ने एक नया टास्क स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया। इमरजेंसी टास्क, अगले 4 घंटे के अंदर इस बढ़ी हुई पूरी रकम 2 करोड़ रुपए को खर्च करना होगा। काम पूरा होने पर इनाम 50 एक्सपी, काम पूरा न होने पर सजा 100 एक्सपी काट लिए जाएंगे। अगर आपके पास एक्सपी नहीं हुए तो यह जुर्माना सीधे आपके खुद के बैंक अकाउंट के पैसों से काटा जाएगा। नियम देखते ही मैं समझ गया ये सिस्टम भी बहुत चालाक है। अभी कुछ देर पहले मैंने ही कहा था कि 1 लाख की लिमिट बहुत कम है, और अब सिस्टम ने सीधे 2 करोड़ का बड़ा टारगेट मेरे सामने फेंक दिया था। 2 करोड़ रुपए और सिर्फ 4 घंटे का समय। अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी खुद की पॉकेट मनी से पैसे कट जाते। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन इस पैसे को उड़ाने का जो रोमांच था वो सीधे मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। मैंने खुद को संभाला और तुरंत अपने पक्के दोस्त तांगिंग को फोन घुमाया और उसे बाहर चलने के लिए कहा। वैसे तो हम दोनों कॉलेज में बहुत सादगी से रहते थे, किसी को दिखावा पसंद नहीं था, लेकिन आज मेरी कलाई पर जो सादगी से भरी घड़ी थी उसकी असली कीमत ही करीब 30 लाख रुपए थी। और तांगिंग ने जो अपने हाथ में घड़ी पहनी थी वह तो दुनिया की सबसे चुनिंदा और दुर्लभ घड़ियों में से एक थी, जिसकी कीमत लाखों डॉलर्स में थी। जब 2 अमीर घरों के लड़के इस तरह एक साथ निकलेंगे तो तहलका मचना तो तय था। पर अभी सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल मेरे सामने खड़ा था। सिर्फ 4 घंटे का समय और पूरे 2 करोड़ रुपए। मैं इन पैसों को इतनी जल्दी कहां और कैसे खर्च करूं? अगर समय खत्म हो गया तो इनाम तो दूर, अपनी जेब से करोड़ों रुपए का फटका लग जाता। अब हाथ में 200 गुना बड़ी रकम थी और साथ में किस्मत चमकाने वाले जादुई कार्ड्स। क्या मैं इस टास्क को समय रहते पूरा कर पाऊंगा? और करोड़ों रुपए उड़ाने के इस सफर में दुनिया के सामने कौन कौन से नए और हैरान कर देने वाले नजारे आने वाले थे, ये देखना बहुत मजेदार होने
होने वाला था। आज मैं और मेरा भाई तांग यिंग हॉस्टल में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना शहर के सबसे बड़े लग्जरी कार 4S शोरूम की तरफ चक्कर लगा लिया जाए। शोरूम के आलीशान हॉल में कदम रखते ही चारों तरफ चमचमाती हुई BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां कतार से खड़ी दिखाई दी। मैंने बस यूं ही एक सरसरी नजर दौड़ाई और मेरे मुंह से अचानक एक कड़क सच निकल गया। ये सब तो आम गाड़ियां हैं भाई, कुछ खास मजा नहीं आया। मेरा इतना बोलना था कि आसपास खड़े कुछ लोग हमें देखकर दबी जुबान में हंसने लगे। पास ही खड़ा एक ग्राहक तो मुंह बिचकाकर बोला, कल के आए लड़के, जेब में अठन्नी नहीं और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, कमाल है। इधर BMW सेक्शन की वो महिला सेल्स गर्ल तो हमें देखकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। उसने अपनी छाती पर हाथ बांधे और बुदबुदाते हुए कहा, पैसे हैं नहीं तो चुपचाप गाड़ियां देखकर आंखें सेक लो, यहाँ आकर कमियां निकाल रहे हैं, अजीब लोग हैं। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दुनिया में ऐसे कपड़ों और शक्ल से औकात नापने वाले लोग मुझे रोज मिलते थे। इनसे बहस करके मैं अपना मूड और अपनी एनर्जी खराब नहीं करना चाहता था। मेरी नजरें हॉल में घूम ही रही थी कि अचानक मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह लियू यान थी। मैं हैरान रह गया कि कॉलेज के दिनों की एक पुरानी दोस्त आज यहाँ कार सेल्स गर्ल का काम कर रही थी। मैं अभी पुरानी यादों में खोया ही था कि तभी बगल से एक बेहद तीखी और घमंडी आवाज गूंजी, अरे भाई, ये तो हमारी ही क्लास का माशा है ना, क्यों भैयान यहाँ क्या कर रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो हमारी ही क्लास का ली वेंजो अपनी एक सहेली की कमर में हाथ डाले बेहद अकड़ के साथ हमारी तरफ आ रहा था। वह हमारे कॉलेज का एक नामी अमीर घराना का बिगड़ा हुआ लड़का था। उसके आते ही जो सेल्स गर्ल अभी तक हमें देखकर मुंह बना रही थी, वो अचानक दुम हिलाते हुए उसके पास भागी और बोली, ली साहब, आपका स्वागत है, क्या आज फिर कोई नई गाड़ी लेने का मन है। मैंने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए तांग यिंग से पूछा, भाई ये कौन है। तांग यिंग ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, अरे अपनी ही क्लास का लड़का है। मैंने जानबूझकर बात को खींचते हुए कहा, अच्छा, मैं नहीं जानता इसे। ये मेरा कोई घमंड नहीं था। सच तो यह था कि 2 साल की उदासी में मैं क्लास में सिर्फ सोता रहता था, इसलिए मुझे ऐसे खुद को खुदा समझने वाले लड़कों का नाम भी याद नहीं था। लेकिन मेरे इस ठंडे बर्ताव ने ली वेंजो के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। उसकी नजरों में मैं एक बेहद सीधा साधा चुपचाप रहने वाला आम सा लड़का था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। उसने खुद 1 लाख की गाड़ी क्या ले ली थी और हॉस्टल में एक VIP कमरा क्या रख लिया था। वह खुद को राजा समझने लगा था। वह मुझसे और तांग यिंग से हमेशा चिढ़ता था और आज उसे हमें नीचा दिखाने का मौका मिल गया था। वो सेल्स गर्ल भी बड़ी चालाक थी। वह भांप गई कि ली वेंजो हमसे खार खाए बैठा है। उसने तुरंत आग में घी डालते हुए कहा, ली साहब, क्या आप इन दोनों कंगालों को जानते हैं। अभी कुछ देर पहले ये हमारी BMW को आम गाड़ियां कह रहे थे। दोनों मिलकर पूरी क्लास के सामने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद सेल्स गर्ल ली वेंजो को अंदर ले जाते हुए बोली, ली साहब अंदर आइए, आज बताइए आपकी मैडम के लिए SUV देखनी है या स्पोर्ट्स कार। ली वेंजो ने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा और रौब झाड़ते हुए बोला, आज तो अपनी जान के लिए एक बढ़िया कार गिफ्ट करनी है। और जाते जाते उसने मुझे एक ऐसी घमंडी नजर से देखा जैसे वह मुझसे कह रहा हो कि तुम्हारी औकात कभी इस दरवाजे के अंदर आने की भी नहीं होगी। मैंने उस ड्रामे को पूरी तरह इग्नोर किया और तांग यिंग का हाथ पकड़कर सीधे बगल के नीदरलैंड विजुअल हॉलैंड विजुअल के VIP शोरूम में दाखिल हो गया। मुझे अच्छे से याद था कि मेरी पिछली जिंदगी में यह ब्रांड बंद हो चुका था, लेकिन इस नई दुनिया में यह अमीरों और शाही परिवारों की पहली पसंद था। इसकी एक एक गाड़ी करोड़ों की थी और इसका रुतबा BMW से कहीं ऊपर था। लेकिन इस आलीशान शोरूम के अंदर भी वही घटिया सोच वाले लोग बैठे थे। मैं और तांग यिंग बहुत ही साधारण कपड़ों में थे। हमारे शरीर पर कोई ब्रांडेड टैग नहीं था। हमें देखते ही वहाँ खड़ी लड़कियों का एक ग्रुप आपस में कानाफूसी करने लगा। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कानों तक साफ आ रही थी। देखो, ये तो वही BMW वाले लड़के हैं ना, यहाँ सिर्फ फोटो खिंचवाने और भौकाल बनाने आए हैं, खरीदने की औकात तो दूर। इनके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है, बस एक घड़ी पहनकर रईस बनने का नाटक कर रहे हैं। हमारा टाइम वेस्ट करेंगे ये। अगर हमारी जगह कोई और होता तो शायद शर्म से पानी पानी हो जाता या गुस्से में चिल्लाने लगता। लेकिन मेरा दिल और तांग यिंग का स्वभाव इतना मजबूत था कि इन छोटी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब कोई भी सेल्स गर्ल हमें अटेंड करने के लिए तैयार नहीं थी, तब अचानक पीछे से एक बहुत ही प्यारी और सुरीली आवाज आई, नमस्ते सर, मैं आपकी गाइड लियू यान हूँ, बताइए आज आप दोनों को कौन सी गाड़ी देखनी है। ये वही लियू यान थी। उसने कपड़ों को देखकर हमारी औकात नहीं नापी थी, बल्कि पूरी इज्जत के साथ हमारे सामने खड़ी थी। उसे हमारे पास आता देख बाकी सेल्स गर्ल्स आपस में हंसने लगी और शर्त लगाने लगी, लो भाई, लियू यान फिर से अपना टाइम खराब करने पहुंच गई। शर्त लगा लो, आज फिर इसका पूरा दिन बेकार जाएगा और इसे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अमीर ग्राहकों को छोड़ इस आम लड़के के पीछे भाग रही है, इसकी तो किस्मत ही खराब है। मैंने उन आवाजों को पूरी तरह अनसुना किया और लियू यान की तरफ देखकर बहुत ही आराम से कहा, मुझे एक बढ़िया SUV देखनी है। लियू यान के चेहरे पर एक पेशेवर और प्यारी मुस्कान आ गई। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, सर इस तरफ आइए, मैं आपको हमारी सबसे बेहतरीन और नई गाड़ियों के फीचर्स समझाती हूँ। वह हमें अंदर ले गई और वहाँ खड़ी 2 सबसे मुख्य गाड़ियों विजुअल 15 और विजुअल 12 के बारे में बताने लगी। गाड़ी के दरवाजे के शाही डिजाइन से लेकर अंदर की मखमली सीटों और सिर्फ कुछ सेकंड्स में 100 की रफ्तार पकड़ने वाले इंजन तक उसने हर एक बात बहुत अच्छे से समझाई। मैंने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर सीधे असली मुद्दे पर आया, इसकी फाइनल कीमत कितनी है। लियू यान ने बिना झिझके कहा, सर जो हमारी टॉप मॉडल विजुअल 12 है उसकी ऑन रोड कीमत पूरे 50,80,000 रुपए है और अगर आप पूरा कैश पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। यह गाड़ी उस शोरूम की सबसे महंगी और आलीशान कार थी। मैंने मन ही मन अपना फैसला कर लिया था, लेकिन जैसे ही मैं बुकिंग के लिए मुंह खोलने वाला था, पीछे से वही पुरानी बदबूदार आवाज फिर आ गई, ओहो, तो हमारे अन साहब आज 50 लाख की गाड़ी खरीदने निकले हैं। भाई इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास। वह ली वेंजो था जो हमारा मजाक उड़ाने के लिए पीछा करते हुए इस VIP शोरूम तक आ पहुंचा था। वह हाथ बांधकर खड़ा था और उसे पूरा यकीन था कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। मैंने उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली और कहा, तुम हो कौन और मैं गाड़ी खरीदूं या ना खरीदूं, इससे तुम्हें क्या मतलब। ली वेंजो को लगा कि मैं डर गया हूँ। वो और तेज आवाज में बोला, क्यों, चोरी पकड़ी गई तो गुस्सा आ रहा है, गरीब हो तो गरीबी में जीना सीखो, झूठी शान दिखाने की क्या जरूरत है। मैंने उस जोकर से बहस करने में 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैं सीधे लियू यान की तरफ मुड़ा और बहुत ही शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, लियू यान जी, गाड़ी के कागजात तैयार कीजिए। लियू यान की आंखें चमक उठी। उसने जब से इस कंपनी में नौकरी शुरू की थी उसने आज तक एक भी गाड़ी नहीं बेची थी और वह बहुत परेशान थी। उसने तुरंत खुश होते हुए कहा, जी सर, मैं अभी विजुअल 15 के पेपर लाती हूँ। ली वेंजो और बाकी सबको लगा कि मैं बस अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई सस्ती गाड़ी ले रहा हूँ, लेकिन अगले ही पल मैंने जो कहा उसने
जिसने पूरे शोरूम के सन्नाटे को चीर दिया। मुझे विजुअल 15 नहीं चाहिए, मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी विजुअल 12 चाहिए। ये सुनते ही पूरे शोरूम में जैसे सांप सूंघ गया। लियू यान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दो गाड़ियों के बीच का अंतर ही लाखों का था और इस एक गाड़ी के बिकने से मिलने वाला कमीशन उसकी कई महीनों की सैलरी के बराबर था। उधर ली वेंझो के चेहरे का वो घमंडी मजाक पल भर में गायब हो गया। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था और वह काठ का पुतला बनकर खड़ा रह गया। मैंने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया और अपनी जेब से ब्लैक कार्ड निकालते हुए कहा, मैं पूरा पेमेंट अभी कैश कर रहा हूँ, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। लियू यान ने जैसे ही होश संभाला वह खुशी से सिर हिलाती हुई अंदर की तरफ दौड़ी और कुछ ही मिनटों में सारे पेपर्स मेरे सामने थे। मैंने पेन उठाया, दस्तखत किए और पूरे 50 लाख रुपए का स्वाइप एक बार में कर दिया। जैसे ही मशीन से सक्सेसफुल की आवाज आई, लियू यान अपनी जगह पर खुशी से उछल पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत कहा, सर, इस फुल पेमेंट पर आपको कंपनी की तरफ से कई शानदार ऑफर्स और गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आप जो चाहें चुन सकते हैं। मैंने बहुत ही बेफिक्री से हाथ हिलाया और कहा, रहने दो, इन छोटे मोटे डिस्काउंट की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतने बड़े सौदे की खबर सुनते ही शोरूम के मैनेजर भागते हुए वहां आए और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे बार बार हमसे माफी मांग रहे थे। मैंने अपनी उंगली उठाई और उन सेल्स गर्ल्स की तरफ इशारा किया जो कुछ देर पहले हमारा मजाक उड़ा रही थी और कहा, मैनेजर साहब, इन सबको अभी के अभी अकाउंट सेक्शन में भेजिए, अपना बचा हुआ हिसाब लें और इस शोरूम से बाहर निकलें। आज के बाद ये यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। उन मतलबी सेल्स गर्ल्स की नौकरी जाना तो बस शुरुआत थी। उन्होंने जो बोया था वही पाया और वो इसी लायक थी। लेकिन असली मजा तो ली वेंझो की हालत देखकर आ रहा था, जो इस भयंकर झटके से अभी तक उबर नहीं पाया था। ठंडे पसीने की बूंदें उसके माथे और पीठ से बहने लगी थी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था और चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। वह खुद को बहुत बड़ा रईस समझता था जिसने पाई पाई जोड़कर और दांत पीसकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बेसिक मॉडल की BMW Z4 खरीदी थी और उसी का घमंड लेकर वो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा था। लेकिन उसके सामने खड़ा मैं, जिसे वो बेहद आम समझ रहा था, उसने बिना पलक झपकाए पूरे 50 रुपीज लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट करके टॉप मॉडल की गाड़ी अपने नाम कर ली थी। मगर उसका घटिया दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं कोई छुपा रुस्तम और बेहद रईस खानदान का लड़का हूँ। वह अब भी एक झूठी उम्मीद के सहारे हमारे पीछे पीछे लगा रहा। उसे लग रहा था कि ये सब बस एक दिखावा है और कहीं ना कहीं मेरा ये नाटक पकड़ा जाएगा। मैंने उस जोकर की तरफ मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने अपने भाई तांग यिंग की तरफ देखा और कहा, भाई, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अपने लिए भी एक बढ़िया सी गाड़ी देख लो, कोई ऐसी गाड़ी जिसकी सेफ्टी कमाल की हो और रोज चलाने में मजा आए। तांग यिंग ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी और बहुत ही बेफिक्री से कहा, चलो फिर बेंटली के शोरूम की तरफ चलते हैं, वह गाड़ी मेरे मिजाज और पर्सनैलिटी को काफी सूट करती है। मैंने तुरंत हामी भरी और हम दोनों सीधे बेंटली के आलीशान शोरूम की तरफ बढ़ गए। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। विजुअल शोरूम में जो अभी हंगामा हुआ था उसकी खबर बिजली की रफ्तार से पूरे 4S कॉम्प्लेक्स में फैल चुकी थी। बेंटली शोरूम के सेल्समैन ने जैसे ही हमें दूर से आते देखा, वे सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए और हमारे स्वागत के लिए दौड़ पड़े। सबका रवैया बेहद अदब और इज्जत से भरा था। वे हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे ताकि इस बड़े रईस को किसी बात की शिकायत ना हो। इधर ली वेंझो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े अब भी हमारे पीछे साए की तरह लगा हुआ था। वह बस मेरा मुखौटा उतारने की ताक में था। शोरूम के अंदर पहुंचकर तांग यिंग ने वहां खड़ी गाड़ियों पर एक सरसरी नजर डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के एक शानदार कार की तरफ उंगली उठा दी। ये वाली फाइनल करो भाई, बेंटली मल्सन। ये कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं थी। इसकी ऑन रोड कीमत पूरे 5 रुपीज करोड़ 88 लाख 5.88 मिलियन थी, जो लग्जरी और रुतबे का दूसरा नाम थी। जो लोग हमें करीब से जानते थे उन्हें पता था कि तांग यिंग भले ही बाहर से बहुत शांत और सीधा दिखता हो, लेकिन अंदर से वो बेहद स्वाभिमानी था। वह सिर्फ मेरे सामने अपनी सारी झिझक छोड़कर अपनी मर्जी जता सकता था और यही हमारे बीच की सच्ची और पक्की दोस्ती की पहचान थी। मैंने बिना एक सेकंड की देरी किए शोरूम के मैनेजर को इशारा किया। पेपर्स पहले से ही तैयार थे। तांग यिंग ने दस्तखत किए और मैंने अपने कार्ड से एक बार फिर 5.88 रुपीज करोड़ का फुल पेमेंट एक झटके में कर दिया। सब कुछ इतनी आसानी और रोब के साथ हुआ कि देखने वाले दंग रह गए। सिर्फ आधे घंटे के अंदर मैंने 2 ऐसी गाड़ियां खरीदी थी जिनकी कुल कीमत 11 रुपीज करोड़ के पार जा रही थी। पीछे खड़ा ली वेंझो वो पूरी तरह से ढेर हो चुका था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, शरीर काठ का हो गया था और उसकी बची कुची औकात भी मिट्टी में मिल चुकी थी। लेकिन जहां एक तरफ पूरा शोरूम इस रईसी को देखकर हैरान था और हर कोई हमारे आगे पीछे घूम रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा चुपके से हमारी ओर बढ़ रहा था। ली वेंझो की आंखों का वो सन्नाटा अब धीरे धीरे खूंखार और जहरीली नफरत में बदल रहा था। उसके परिवार का शहर में बहुत बड़ा नाम था और सरकारी गलियारों से लेकर रईसों के बीच उनका अच्छा खासा रसूख था। भरी महफिल में इस तरह अपनी इज्जत का तमाशा बनते देख उसके दिल में बदले की आग सुलग उठी थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और हमारी पीठ को घूरते हुए मन ही मन एक खतरनाक साजिश रचने लगा। वह मामूली सा अमीर बाप का बेटा सिर्फ इस कार शोरूम की बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने पूरे खानदान की ताकत और गुंडों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। अब सवाल यह था कि हमेशा सादगी से रहने वाला मैं इस रसूखदार और बदतमीज ली वेंझो की इस घिनौनी चाल के सामने चुपचाप पीछे हट जाऊंगा या फिर अपने सिस्टम की जादुई ताकतों और अपने असली खानदान के रुतबे का वो पत्ता खोलूंगा जो उसके पूरे वजूद को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। खेल अब और भी खतरनाक होने वाला था। एक भिखारी की तरह दिखने वाला लड़का जब आलीशान पोरेस शोरूम में कदम रखता है तो वहाँ मौजूद सभी सेल्स गर्ल्स उसे घूरती हैं, उसका मजाक उड़ाती हैं। पास ही खड़ा एक रईस बिगड़ा हुआ लड़का तो पूरी महफिल के सामने उसे कंगाल और भिखारी कहकर जलील करता है। उसे पूरा यकीन था कि यह लड़का यहाँ सिर्फ गाड़ियां देखकर अपनी आंखें सेकने आया है, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल वह लड़का सीधे ब्लैक कार्ड निकालेगा और बिना पलक झपकाए शोरूम की सबसे महंगी 50 रुपीज लाख से ज्यादा की टॉप मॉडल कार पूरे कैश पेमेंट के साथ अपने नाम कर लेगा। अभी ये तहलका मचाई था कि तभी शोरूम का जनरल मैनेजर चैन लिन हाफते हुए माथे पर पसीने की बूंदें लिए पागलों की तरह दौड़ता हुआ हॉल में दाखिल होता है। वह किसी और के पास नहीं बल्कि सीधे मेरे सामने आकर अपनी कमर झुका लेता है। उसके चेहरे पर जो चमचागिरी और डर था उसने वहाँ खड़े मैनेजर और बाकी सेल्स गर्ल्स के होश उड़ा दिए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये क्या तमाशा चल रहा है। क्या जो लोग एक सेकंड पहले तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे उनकी मानो बोलती ही बंद हो गई। शर्म के मारे उनका दम घुटने लगा और वे धीरे से दुम दबाकर वहां से गायब होने लगे। शोरूम का पूरा माहौल जैसे बर्फ की तरह जम चुका था। असल में दुनिया के लिए मैं भले ही एक आम छात्र था, लेकिन सच तो यह था कि मैं पुनर्जन्म लेकर आया एक बेहद खूंखार और रईस खानदान का
इकलौता वारिस था जिसके पास पैसे उड़ाने की कोई सीमा नहीं थी। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे परिवार ने कोयले के कारोबार से अपनी सल्तनत खड़ी की थी, जो बाद में कई बड़े उद्योगों तक फैल गई, और इस नई पैरेलल वर्ल्ड में भी मेरे परिवार का साम्राज्य उतना ही विशाल था। बल्कि इस बार तो देश के सबसे बड़े लग्जरी कार और एस शोरूम्स की चेन भी हमारे ही नाम थी। शेंजन शहर का यह सबसे बड़ा और आलीशान शोरूम, जिसके अंदर खड़े होकर लोग घमंड कर रहे थे, असल में मेरे खानदान की जायदाद का एक बेहद छोटा और मामूली सा हिस्सा था। आज तो मैं बस अपने दोस्त के साथ समय बिताने यहाँ आ गया था और यूं ही 11 करोड़ की 2 गाड़ियां पसंद कर ली थी। लेकिन मेरी इसी सादगी ने वहाँ मौजूद ली वेन जो नाम के लड़के को गलतफहमी में डाल दिया था। वो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था और इस ताक में था कि कब पुलिस आए और मेरा यह झूठ पकड़े। मगर उसकी बदकिस्मती देखिए, पासा ऐसा पलटा कि खुद जनरल मैनेजर चेनलिन उसके सामने मेरे पैरों में आ गिरा। ली वेन जो उस शहर का लड़का था, वह अच्छे से जानता था कि चेनलिन का रुतबा और ताकत कितनी बड़ी है। जब उसने चेनलिन को मेरे सामने एक अदना सा नौकर बने देखा तो उसकी बची कुची इज्जत का भी कबाड़ा हो गया। अब उसमें वहाँ खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। जब सबका ध्यान मेरी तरफ था, वह चुपके से दीवार का सहारा लेकर वहाँ से ऐसा भागा कि उसका नामो निशान नहीं मिला। शोरूम के मैनेजर और स्टाफ का दिमाग अब पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वे समझ गए थे कि सादे कपड़ों में दिखने वाला यह कॉलेज का छात्र कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी हस्ती है जिसके एक इशारे पर उनका पूरा वजूद मिट सकता है। मैंने सामने खड़े चेनलिन की तरफ देखा और पूरी बात समझ गया। मैंने बहुत ही आराम से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा हाथ मिलाते ही चेनलिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका चेहरा डर और इज्जत से भर गया। मैंने शांत आवाज में पूछा, चेन साहब, आपको कैसे पता चला कि मैं आज यहाँ आया हूँ? मेरा यह सवाल सुनते ही चेनलिन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह असहज होकर इधर उधर देखने लगा, मानो कोई ऐसा सच छुपा रहा हो जिसे बताने में उसकी जान हलक में अटक रही थी। शोरूम के उस भारी सन्नाटे के बीच अचानक मेरे पैंट की जेब से एक पुरानी और अजीब सी रिंगटोन गूंज उठी। वह मेरा पुराना टूटा हुआ शाओमी फोन था। 11 रुपीज करोड़ की गाड़ियां एक झटके में खरीदने वाले इस महारईस के हाथ में वो खटारा फोन देखकर वहां खड़े लोगों का दिमाग एक बार फिर पूरी तरह चकरा गया। आखिर उस फोन पर किसका कॉल था जिसने जनरल मैनेजर के चेहरे का खून सुखा दिया? करोड़ों की गाड़ियां एक झटके में खरीदने वाला यह महारईस अपने हाथ में महज कुछ हजार रुपए का वो साधारण सा फोन थामे हुए था। न कोई सोने हीरे से जड़ा कस्टमाइज्ड केस, न कोई महंगा ब्रांडेड कवर, एकदम आम सा दिखने वाला फोन। शोरूम में खड़े हर एक शख्स का दिमाग चकरा गया। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनकी सोच के सारे दायरे टूट चुके थे। पर मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। मैंने बेहद सहजता से फोन कान पर लगाया और बहुत ही शांत और आम लहजे में बोला, हाँ पापा, आज अचानक कैसे याद किया? फोन के उस पार से मेरे पिता लू युआन की भारी और बेहद शांत आवाज आई, छोटे आन, मुझे मैनेजर चेन ने बताया कि तुम आज शोरूम आए हो और गाड़ियां खरीद रहे हो। मैंने धीरे से हाँ कहा और मैं तुरंत समझ गया कि पापा के दिल में क्या चल रहा था। उन्हें लगा कि 2 साल की उस गहरी उदासी और जिद के बाद आखिरकार उनका बेटा बदल रहा है और अब घर से दूरियां खत्म करना चाहता है। इन 2 सालों में मैं जब भी घर फोन करता तो हमेशा यही कहता कि मैं ठीक हूँ। कॉलेज में मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं किस हाल में हूँ, मैंने कभी घर पर किसी को नहीं बताया था। पापा हमेशा अंदर ही अंदर मेरे लिए परेशान रहते थे और आज जब उन्होंने मेरी आवाज सुनी तो मानो उनके दिल से करोड़ों टन का बोझ उतर गया। उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। वे बोले, मैंने ही मैनेजर चेन को बोल रखा था कि वह तुम पर नजर रखे और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखे। तुमने जो 2 गाड़ियां ली हैं उनकी कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास है। मुझे पता है तुम्हारे पास अभी इतने पैसे नहीं होंगे। तुमने पक्का अपने किसी दोस्त से उधार लिए होंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पूरे 1.5 करोड़ रुपए 15 मिलियन ट्रांसफर कर रहा हूँ। याद रखना, हम लोग खानदान के लोग हैं, हमारा सिर कभी किसी के कर्ज के आगे नहीं झुकना चाहिए। पापा की बात सुनते ही मेरा दिमाग रॉकेट की रफ्तार से दौड़ने लगा और मुझे मन ही मन खुद पर हंसी आ गई। सच तो ये था कि कॉलेज शुरू हुए अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ था और घर से मिली 20 लाख की पॉकेट मनी में से 8 लाख रुपए तो मैं पहले ही दोस्तों के साथ घूमने फिरने में उड़ा चुका था। मेरे पर्सनल अकाउंट में सिर्फ 15 लाख रुपए बचे थे, जिसे 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी खरीदना नामुमकिन था। ये तो सिस्टम की ताकत थी कि मैंने ये खेल कर दिया। मैं अभी पापा को असलियत बताने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, बाहर अपना ख्याल रखना बेटा, कोई भी जरूरत हो बेझिझक घर पर बताना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहते ही फोन कट गया। मैंने फोन कान से हटाया और देखा कि शोरूम का पूरा स्टाफ, मैनेजर और टांगिंग सबके सब आंखें फाड़े मुझे ही देख रहे थे। इतने सारे लोगों के सामने इस तरह घर की बातें होने पर मुझे थोड़ी सी झेप महसूस हुई। जनरल मैनेजर चेनलिन ने तुरंत माहौल को संभालते हुए झुककर कहा, लू साहब, ये तो मेरा फर्ज था। आप यहाँ के मालिक हैं, आप जब चाहें जैसे चाहें यहाँ आ सकते हैं। हमारे लायक कोई भी सेवा हो, बस एक हुक्म फरमाइएगा। पास ही खड़ा बेंटले का मैनेजर अब और भी ज्यादा अदब से झुक गया था। अब उसे 100% यकीन हो चुका था कि शेनजेन का यह सबसे बड़ा और आलीशान शोरूम, जिसके दम पर वे हवा में उड़ते थे, वह इस लड़के के खानदान की मिल्कियत का एक छोटा सा हिस्सा है। असली मालिक तो उनके सामने खड़ा यह साधारण सा छात्र था। इसके बाद गाड़ियों की डिलीवरी का काम पलक झपकते ही पूरा हो गया। शोरूम के वीआईपी स्टाफ ने सारी कागजी कार्रवाई खुद संभाली और गाड़ियों के लिए शेनजेन के वीआईपी नंबर प्लेट्स का इंतजाम भी मिनटों में कर दिया। शेनजेन जैसे बड़े शहर में गाड़ी का नंबर मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अमीर लोग महीनों लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन जब आप शहर के सबसे बड़े रईस हो तो कानून और नियम आपके लिए रास्ते खुद बना देते हैं। वो सेल्स गर्ल ल्यू यान, जिसने हमें अटेंड किया था, उसने पूरे सफर में हमारा साथ दिया। गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में सौंपते हुए उसने बहुत ही धीमी और प्यारी आवाज में कहा, लुआन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत ही शालीनता से हाथ हिलाया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है ल्यू यान, ये तुम्हारी मेहनत का फल था, तुम इसके काबिल हो। इस वक्त मेरे दिल में उसे लेकर कोई गलत भावना नहीं थी, बस एक खूबसूरत और ईमानदार लड़की के लिए जो इज्जत होनी चाहिए वही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज का ये छोटा सा वाकया आने वाले समय में हमारी जिंदगियों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कुछ ही देर बाद मैं अपनी नई नवेली विजुअल 12 की स्टीयरिंग थामे आगे चल रहा था और मेरे पीछे तांगिंग अपनी चमचमाती बेंटले मुल्साने उड़ा रहा था। 2 करोड़ों की गाड़ियां जब शेंजन की सड़कों पर एक साथ निकली तो देखने वालों की गर्दनें मुड़ गईं। लेकिन हम दोनों अब उस उम्र से ऊपर उठ चुके थे जहां गाड़ियों का दिखावा करके भौकाल बनाया जाता है। हमने बहुत ही सादगी से गाड़ियों को यूनिवर्सिटी के पास वाले एक सुरक्षित वीआईपी पार्किंग लॉट में पार्क किया और पैदल ही हॉस्टल की तरफ चल दिए। रास्ते में चलते हुए मैंने ठंडी हवा का मजा लिया और तांगिंग से कहा, भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल जब हमारा कॉलेज पूरा हो जाएगा तो मैं शेंजन में ही अपना कोई नया काम शुरू करूँ और यहीं सेटल हो जाऊँ।
मेरा मन है कि मैं यहाँ एक अच्छा सा घर खरीद लूं। पर यार, शेंजन में प्रॉपर्टी के दाम इतने आसमान छू रहे हैं कि आम इंसान तो घर खरीदने का सपना भी नहीं देख सकता। टांग यिंग ने मेरी बात सुनकर हंस दिया और सिर हिलाते हुए बोला, बात तो सही है भाई, मेरा भी यही प्लान है। देखते हैं, अगर यहाँ कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो आखिरी रास्ता तो खुला ही है। चुपचाप घर लौट जाऊंगा और पापा का करोड़ों का बिजनेस संभाल लूंगा। अब जो लोग दूर से हमारी ये बातचीत सुन रहे होंगे, उन्हें पक्का यही लग रहा होगा कि करोड़ों की गाड़ियों से उतरकर पैदल चलने वाले ये दोनों लड़के सिर्फ गरीब होने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये था कि मेरे दिल से निकली ये बात एकदम सच थी, क्योंकि मैं अब अपनी मेहनत से इस नई दुनिया पर राज करना चाहता था। शेंजन के सबसे पॉश और वीआईपी इलाकों में विला की कीमत आसमान छू रही थी। वहाँ एक स्क्वायर मीटर की कीमत ही 1.5 रुपीज, लाख से 2 रुपीज लाख के बीच थी। और अगर बात सबसे टॉप और आलीशान विला की हो तो कीमत 3 लाख से 4 लाख पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच जाती थी। इस हिसाब से एक छोटा सा 300 स्क्वायर मीटर का विला भी सीधे 10 करोड़ के पार जाता था। भले ही मेरे बैंक अकाउंट में अभी अभी पापा की तरफ से भेजे गए 1.5 करोड़ आए थे, लेकिन शेंजन के इन आलीशान महलों के सामने यह रकम अभी भी बहुत कम थी। रात ढल चुकी थी और सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा हॉस्टल का कमरा एकदम शांत था। मेरा भाई टांग यिंग पूरी जान लगाकर कंप्यूटर लेवल 2 एग्जाम की तैयारी में जुटा था और इधर मैं बिल्कुल अकेला खाली बैठा हुआ था। मैंने अपने फोन में बैंक का वो मैसेज निकाला और बैलेंस चेक किया। पापा के भेजे 1.5 रुपीज करोड़ आ चुके थे और गाड़ियों का पूरा खर्च निकालने के बाद सिस्टम की तरफ से दी गई लिमिट में से अभी भी पूरे 73,40,000 7.34 मिलियन बचे हुए थे। और सबसे बड़ा सिरदर्द ये था कि इस बची हुई रकम को दिए गए टाइम लिमिट के अंदर हर हाल में खत्म करना था। दुनिया में लोगों के लिए पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन इस सिस्टम के आने के बाद मेरे लिए पैसा खर्च करना दुनिया का सबसे भारी काम बन चुका था। यहाँ तक कि सिस्टम भी मन ही मन रो रहा होगा कि उसे कैसा महारईस मालिक मिल गया है जो पैसे खर्च करने में भी नखरे दिखा रहा है। इस बोरियत को दूर करने के लिए मैंने अपने फोन में ऑनलाइन नॉवेल्स का एक ऐप खोला ताकि कुछ कहानियां पढ़कर टाइम पास कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने ऐप की ट्रेंडिंग लिस्ट को स्क्रॉल करना शुरू किया, अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की वो जानी पहचानी और कड़क आवाज गूंजी, डिंग, एक नया रैंडम टास्क एक्टिवेट कर दिया गया है। टास्क की शर्त, आपको अपने दम पर ऐप की किसी एक फ्लॉप किताब को रातों रात सबसे बड़ा हिट बनाना होगा। जीतने का नियम, वह किताब इस महीने की बेस्ट सेलर लिस्ट में नंबर 1 पे आनी चाहिए, उसके पेड सब्सक्राइबर्स 10,000 के पार होने चाहिए और पूरी कम्युनिटी में उसका डंका बजना चाहिए। टास्क पूरा होने पर इनाम 100 एक्सपी पॉइंट्स, टास्क फेल होने पर सजा 100 एक्सपी पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। अगर एक्सपी कम पड़े तो सिस्टम आपको कोई भी रैंडम सजा दे सकता है। ये सुनते ही मेरी आंखों में एक चमक आ गई। मैंने मन ही मन कहा, भाई इसे कहते हैं किस्मत। सिस्टम को नॉर्मल तरीके से अपग्रेड करना बहुत धीमा काम था, लेकिन ये जो रैंडम टास्क मिलते थे ये सीधे रॉकेट की तरह लेवल बढ़ाने का शॉर्टकट थे। और सबसे मजेदार बात ये थी कि ये टास्क तो बिल्कुल मेरे लिए ही बना था। इधर मैं 73 लाख खर्च करने के लिए जगह ढूंढ रहा था और उधर सिस्टम ने मुझे सीधे पैसे उड़ाने का नया रास्ता दे दिया था। मैंने लिस्ट में नीचे स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल आखिर में पड़ी एक फ्लॉप किताब पर क्लिक किया जिसका नाम था द राइज ऑफ चाइना। लेकिन जैसे ही मैंने उस किताब के आंकड़े देखे, मैं दंग रह गया। पूरी किताब में करीब 3,90,000 शब्द लिखे जा चुके थे, लेकिन जब से ये पब्लिश हुई थी तब से लेकर आज तक इसे सिर्फ 23 लोगों ने कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स भेजे थे। बेस्ट सेलर की रेस के लिए मिलने वाले वोट्स, मंथली वोट्स की गिनती सिर्फ 2 थी। पूरी किताब पर केवल 67 कमेंट्स थे और इसे रोज पैसे देकर पढ़ने वाले वफादार पाठकों की संख्या सिर्फ 8 थी। यह किताब इतनी ज्यादा फ्लॉप और सुनसान थी कि पाठकों की बात तो दूर, यहाँ तक कि फर्जी एडवर्टाइजमेंट वाले बॉट्स और स्पैमर्स भी यहाँ कमेंट करने नहीं आते थे। और लेखक का नाम तो उससे भी ज्यादा अजीब था। उसने अपना पेन नेम रख रखा था झाझा जाजा, यानी महाफ्लॉप लेखक। वह इंटरनेट की दुनिया का सबसे गुमनाम और नाकाम राइटर था। लेकिन जब मैंने कौतूहल में आकर उस किताब के शुरुआती 10-15 चैप्टर्स पढ़े तो मेरा दिमाग हिल गया। उस गुमनाम लेखक की कहानी में एक गजब का दम था। उसकी कहानी का प्लॉट, उसकी रिसर्च और देश को टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे ले जाने का जो उसका नजरिया था, वो बेहद शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने मुस्कुराते हुए फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और बुदबुदाया, दोस्त, लगता है आज तुम्हारी किस्मत का ताला खुलने वाला है। मैं तुम्हें आज एक ऐसा जादुई मोड़ देने जा रहा हूँ जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने तुरंत उस ऐप के सारे रूल्स और लीडर बोर्ड को चेक किया। इंटरनेट की इस दुनिया का भी एक ही नियम था, यहाँ सिर्फ पैसों का राज चलता था। अगर आपके पास उड़ाने के लिए अंधा पैसा है तो आप कूड़े के भाव बिकने वाली चीज को भी रातों रात देश का सबसे बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। मैंने जब इस महीने का लीडर बोर्ड खोला तो देखा कि जो किताब अब भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी उसके पास पूरे 45,000 से ज्यादा वोट्स थे और इधर हमारी इस फ्लॉप किताब के पास सिर्फ 2 वोट्स थे। दोनों के बीच का फासला 45,000 वोटों का था, जो किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। लेकिन मेरे चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान थी। मैंने स्क्रीन पर उंगली टिकाई और शांत आवाज में कहा, सिस्टम, पहले इस नॉवेल ऐप के वॉलेट में सीधे 10 लाख लोड करो। अगर कम पड़े तो बताना, बैकअप तैयार है। डिंग, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 10 लाख का कैश सीधे ऐप के वॉलेट में जमा हो चुका था। अब इस गुमनाम लेखक की दुनिया में वो भूचाल आने वाला था जिसने पूरे इंटरनेट के राइटर्स और रीडर्स को हिलाकर रख दिया। 10 लाख सीधे ऐप के वॉलेट में जाते ही करोड़ों नोवेल कॉइन्स में बदल गए। ऐप के नियमों के मुताबिक एक वोटिंग रेड पैकेट, मंथली वोट एनवेलप बनाने के लिए 600 कॉइन्स की जरूरत होती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही बार में सीधे 50,000 रेड पैकेट्स का धमाका करके पूरी बेस्ट सेलर लिस्ट पे कब्जा कर लिया जाए और हर तरफ से ट्रैफिक अपनी तरफ खींच लिया जाए। लेकिन जैसे ही मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, स्क्रीन पर एक एरर मैसेज फ्लैश हुआ। एक बार में आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 पैकेट्स ही भेज सकते हैं। ये देखकर मैं सच में निशब्द रह गया। ये ऐप तो साफ साफ यूजर की उंगलियों की स्पीड का इम्तिहान ले रहा था। इतनी बार टैप करने में तो सुबह हो जाती। मैंने बिना वक्त गंवाए सीधे अपने दिमाग में सिस्टम से कहा, सिस्टम, ये फालतू का काम मेरे बस का नहीं है। तुम ही मेरे बदले ये सारे पैकेट्स एक साथ ऐप पर लाइव कर दो। मुझे लगा था कि सिस्टम शायद मना कर देगा, लेकिन उसकी ठंडी आवाज गूंजी, हुक्म सर आंखों पर, मालिक। अगले ही पल सिस्टम ने बैकएंड से ऐसी ताबड़तोड़ ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट चलाई कि स्क्रीन पर पैकेट्स की सुनामी आ गई। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर पूरे 50,000 वीआईपी रेड पैकेट्स ऐप के सर्वर पर लोड हो चुके थे। लेकिन तभी मेरे फोन की स्क्रीन अचानक काली पड़ गई और बीच में एक लाल रंग का वार्निंग बॉक्स आ गया, ऐप क्रैश हो चुका है, कृपया कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें। मैं तो हंसते हंसते लॉटपोट हो गया। किसने सोचा था कि देश का इतना बड़ा और नामी ऑनलाइन रीडिंग प्लेटफॉर्म मेरे सिर्फ एक बार के पैसों की बौछार को झेल नहीं पाएगा और उसका सर्वर सीधे धुआं छोड़ जाएगा। अब जब ऐप बंद हो चुका था
था तो मैंने टाइम पास करने के लिए अपना वही पुराना वाई लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोल लिया ताकि थोड़ा गाना बजाना सुनकर मूड फ्रेश कर सकूं। जैसे ही मैंने होम पेज स्क्रॉल किया, सामने ही सबसे टॉप पर मेरी पुरानी पहचान स्टार स्ट्रीमर फेंग शियाओजेंग का लाइव रूम रिकमेंड हो रहा था। इस वक्त वो अपने फैंस के साथ बातचीत कर रही थी और हंसते हुए मजाक के मूड में बोली, अरे भाई, आजकल तो लोग ऐसे ही हवा में बातें करते हैं, हमारे लाइव रूम में भी कोई है क्या जो सच में अपनी रईसी दिखा सके? आज हमारे लिए कोई किंग बैज अनलॉक करके दिखाए तो मैं भी मानूं। आपको बता दें कि इस ऐप पर सिर्फ 1 महीने के लिए किंग का वीआईपी स्टेटस पाने के लिए सीधे 1 रुपी लाख 20,000 का पेमेंट करना पड़ता था, जो किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। चैट बॉक्स में लोग हंसने लगे और इसे सिर्फ एक मजाक समझकर टालने लगे। किसी को यकीन नहीं था कि कोई सच में इतने पैसे उड़ाएगा। स्क्रीन पर चलते उन मैसेजेस को देखकर मेरे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। मैंने चैट में एक छोटा सा मैसेज टाइप किया था, लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज, और उंगली से स्क्रीन को टच किया। क्लिक, 1.20 लाख सीधे ऐप के खाते में ट्रांसफर हो गए। अगले ही सेकंड पूरे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के हर एक यूजर की स्क्रीन पर एक चमचमाता हुआ ऑल स्टेशन वीआईपी अनाउंसमेंट फ्लैश हुआ। बधाई हो, सुपर यूजर तुगेरान ने फेंग शियाओजेंग के लाइव रूम में किंग का सर्वोच्च वीआईपी स्टेटस हासिल कर लिया है। एक आलीशान और चमचमाते हुए सोने के ताज का वीआईपी इफेक्ट पूरे लाइव रूम की स्क्रीन पर छा गया। शियाओजेंग जहां बैठी थी वहीं की वहीं जम गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह स्क्रीन को ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कुछ सेकंड्स तक तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। फिर उसने खुद को संभाला और खुशी से झूमते हुए बोली, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच आन भाई, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। आप तो सच में बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। इतनी बड़ी किंगशिप के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुरंत चैट में मजे लेते हुए लिखा, मजा आया, शौक लगा या नहीं? मेरा ये लिखना था कि पूरा चैट बॉक्स पागलों की तरह भागने लगा। ऐप के कोने कोने से लोग इस नए किंग को देखने के लिए शियाओजेंग के लाइव रूम की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में लाइव देखने वालों की संख्या 30,000 40,000 से बढ़कर सीधे लाखों में पहुंच गई। शियाओजेंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो आज की रात सिर्फ मेरे नाम करेगी और मेरे इस सपोर्ट के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन गाना गाकर सुनाएगी। लेकिन उस लाइव रूम में मौजूद किसी भी इंसान को इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि जिस 1.20 लाख को देखकर वे अपनी आंखें फाड़े बैठे थे, वो तो मेरी जेब में पड़े पैसों का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं था। मेरे पास अभी भी सिस्टम के वॉलेट में पूरे 72 रुपीज लाख से ज्यादा की लिमिट बची हुई थी, जिसे मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। और इससे भी बड़ा भूचाल तो अब उस नॉवेल ऐप पर आने वाला था, जिसका सर्वर अब धीरे धीरे रिस्टार्ट हो रहा था। जो किताब पिछले कई दिनों से 45,000 वोटों के साथ बेस्ट सेलर लिस्ट के नंबर 1 सिंहासन पर बैठी हुई थी और जिसके लेखक को लग रहा था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि बैकरूम से एक ऐसा अनजान रईस आने वाला है जो उसके पूरे घमंड को पैरों तले कुचल देगा। क्या वो गुमनाम और फ्लॉप किताब सच में इस अंधाधुंध पैसे के दम पर रातों रात पूरे देश की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कहानी बनने वाली थी? और मेरे पास जो अभी भी 72 रुपीज लाख से ज्यादा की भारी भरकम रकम बची थी, वह जब इंटरनेट की दुनिया पर बरसेगी तो क्या क्या नए धमाके होने वाले थे। असली खेल तो अब शुरू होने जा रहा था। फेंग शियाओजेंग की उस मस्त मौला और बिंदास पर्सनालिटी को देखने के बाद मैंने चैट में बस इतना लिखा कि वह अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनाए। उसने मुस्कुराते हुए गांघाओ ये जियान जस्ट मेट गाना शुरू किया। गाना बेहतरीन था, लेकिन मैंने गौर किया कि लाइव रूम की पॉपुलैरिटी अभी भी थोड़ी ठंडी थी। मुझे ये ढीलापन देखा नहीं गया। मैंने सीधे स्क्रीन पर अपनी उंगलियों को रफ्तार दी और एक के बाद एक लगातार 48 लग्जरी क्रूज शिप गिफ्ट कर दिए। एक तरफ पूरे ऐप पर किंग बनने का वीआईपी अनाउंसमेंट चमक रहा था और दूसरी तरफ उन 48 आलीशान पानी के जहाजों का ऐसा तूफानी इफेक्ट स्क्रीन पर छाया कि शियाओजेंग का पूरा लाइव रूम उस ग्राफिक से भर गया। इस जबरदस्त धमाके का नतीजा ये हुआ कि लाइव रूम में जो ऑनलाइन लोग पहले 30,000 के आसपास थे, वो आंकड़ा पलक झपकते ही सीधे 50,000 के पार निकल गया। पॉपुलैरिटी का मीटर किसी रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा था और नंबर इतनी तेजी से बदल रहे थे कि देखना मुश्किल था। यह सचमुच एक जादुई नजारा था। जैसे ही गाना खत्म हुआ, शियाओजेंग बिल्कुल सुन्न खड़ी रह गई। स्क्रीन पर गिफ्ट्स की ये अंधाधुंध बौछार देखकर उसकी आंखों में एक गहरा अचंभा था। किंग बनने का खर्च तो अलग था, लेकिन इन 48 क्रूज जहाजों को भेजने में ही मैंने कुछ ही मिनटों में 1 रुपी लाख से ज्यादा उड़ा दिए थे। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जो इंसान लाइव रूम में 1 रुपी लाख से ज्यादा की आतिशबाजी कर चुका था, उसने शियाओजेंग को एक भी पर्सनल मैसेज डीएम नहीं भेजा था। रईसी का ऐसा शांत और लो प्रोफाइल अंदाज इस प्लेटफॉर्म पर किसी ने नहीं देखा था। लगातार स्क्रीन पर टैप करते करते मेरी उंगलियों में हल्का सा दर्द होने लगा था। इस बार मैंने सिस्टम को बीच में नहीं घसीटा, बल्कि खुद ही चैट में एक लाइन लिखी, अरे यार उंगलियां दर्द करने लगी। इस वाई ऐप के डेवलपर्स को अपने रूल्स बदलने चाहिए। एक साथ सारे गिफ्ट भेजने का ऑप्शन क्यों नहीं देते? शियाओजेंग ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाई और उसने कैमरे के सामने अपनी उंगलियों से 666 शानदार कमाल का इशारा करते हुए कहा, अन भाई, आपके इस स्वैग को मेरा सलाम है। आप सच में अल्टीमेट हो। चैटबॉक्स तो अब पूरी तरह पागल हो चुका था। यूजर्स के कमेंट्स इतनी तेजी से ऊपर जा रहे थे कि पढ़ना नामुमकिन था। हर कोई बस तुगेरान के नाम की माला जप रहा था। आन भाई, मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लो, मुझे बस अपनी पैंट की जेब से लटका लो। आन भाई के लिए चाय पानी का इंतजाम मैं करूंगा, बस अपनी शर्ट का एक धागा मुझे दे दो। लो भाई, अमीर लोग इसे कहते हैं। यहाँ लोग लाखों रुपए उड़ाकर पलक नहीं झपकाते और इन्हें इस बात का गुस्सा है कि ऐप पर बटन बार बार दबाना पड़ रहा है। शियाओजेंग मन ही मन हिसाब लगा रही थी कि सिर्फ आज की इस एक रात की कमाई उसके आधे महीने के खर्चों को उठाने के लिए काफी थी। वह मेरे इस बेफिक्र और रईस अंदाज की कायल हो चुकी थी। जब मेरा मन भर गया तो मैंने जाते जाते अपनी उंगली को एक बार फिर स्क्रीन पर चलाया और 12 क्रूज शिप और भेज दिए ताकि आज रात का आंकड़ा पूरा 100 हो जाए। इसके बाद मैंने चैट में बस एक साधारण सा गुड नाइट लिखा और तुरंत लाइव रूम से बाहर आ गया। मैं इतनी बेफिक्री में था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे फोन के बैकग्राउंड में एक छोटा सा नोटिफिकेशन पिछले काफी समय से लगातार टिमटिमा रहा था। क्योंकि मेरा पसंदीदा स्ट्रीमर अब आराम करने जा रहा था, इसलिए मेरा किसी और लाइव रूम में जाने का कोई मूड नहीं था। मैं फोन रखकर सो गया। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में तुगेर आन नाम के इस नए रहस्यमयी रईस की चर्चा धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगी थी। रविवार की सुबह हल्की सी भोर की किरणें फूट रही थीं, जब मैं और तांगिंग रोज की तरह जल्दी उठकर यूनिवर्सिटी के रनिंग ट्रैक पर मॉर्निंग वॉक और रनिंग के लिए पहुंच गए। इस नए शरीर और सिस्टम के आने के बाद से मेरी स्टैमिना और फिटनेस इतनी कमाल की हो चुकी थी कि मैं बिना थके कई 100 मीटर
मीटर की दौड़ ऐसे लगा लेता था जैसे बस टहल रहा हूँ। पास ही खड़ा तांग यिंग हाँफते हुए मुझे देख रहा था और मेरी इस एनर्जी से उसे काफी जलन हो रही थी। दौड़ पूरी करने और कैंटीन में एक बढ़िया नाश्ता करने के बाद मैं वापस अपने हॉस्टल के कमरे में आया। बेड पर लेटकर मैंने बहुत ही आराम से अपना वही ऑनलाइन नॉवेल्स वाला ऐप खोला। मेरे दिमाग में अभी भी सिस्टम का वो राइटिंग टास्क चल रहा था। हालांकि इस टास्क का फाइनल रिजल्ट अगले महीने की शुरुआत में आना था, लेकिन मैं अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया और यह देखने के लिए ऐप के बैकएंड में गया कि कल रात के धमाके का क्या असर हुआ है। लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर डेटा लोड हुआ, जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे चेहरे की मुस्कान को पल भर में गायब कर दिया। मेरे सीने में गुस्से की एक ठंडी लहर दौड़ गई। किताब के कमेंट सेक्शन में पूरे 2000 से ज्यादा नए कमेंट्स आ चुके थे और उनमें से 1000 से ज्यादा कमेंट्स बिल्कुल एक जैसे घटिया और गंदी गालियों से भरे हुए थे। ये क्या बकवास और कचरा कहानी लिखी है, साला टाइम वेस्ट। वो जो कोई भी अमीर अंधा तुगेरान है वो पक्का नंबर 1 का बेवकूफ है। इस फ्लॉप किताब पर 50,000 वोट्स डाल दिए। अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुम्हारी औकात है बेस्ट सेलर लिस्ट में आने की? इससे भी ज्यादा नीचता की बात यह थी कि कुछ बड़े ग्रुप्स ने खुलेआम चैट में लिखा था कि वे पूरे 10 रुपीज लाख का फंड इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इस किताब को लीडर बोर्ड से हमेशा के लिए लात मारकर बाहर निकाल सके। मैंने गहरी सांस ली, अपने गुस्से पर काबू पाया और करीब 10-15 पेजेस के कमेंट्स को ध्यान से देखा। हर एक कमेंट में बिना किसी लॉजिक के सिर्फ नफरत और गाली गलौज भरी थी। कोई भी समझदार इंसान एक नजर में बता सकता था ये कोई आम पाठकों का गुस्सा नहीं था, ये किसी विरोधी गैंग या लेखक द्वारा खरीदे गए पेड बॉट्स और स्पैमर्स, पेड वाटर आर्मी का हमला था जो जानबूझकर इस पूरी किताब के माहौल को गंदा कर रहे थे। इस पूरे कीचड़ के बीच मुझे बड़ी मुश्किल से 2 असली और वफादार पाठकों के कमेंट्स दिखाई दिए जिन्होंने लिखा था कहानी का फ्लो बहुत कमाल का है और राइटिंग स्टाइल लाजवाब है। इंटरनेट पर ऐसी बेहतरीन साइंस टेक कहानी मिलना मुश्किल है। लेखक ने टेक्नोलॉजी और देश के उभार को जिस तरह बुना है, मैं इसका फैन हो गया हूँ, इसे जरूर पढ़ें। कमेंट्स बंद करके मैंने भारी मन से सीधे ऐप की मुख्य मंथली वोट्स रैंकिंग मंथली लीडर बोर्ड खोली। वहां जो बदलाव हुआ था वह वाकई चौंकाने वाला था। जो नामी और टॉप लेखक शीदा पहले लिस्ट में काफी नीचे चल रहा था, उसके वोट्स में अचानक एक ऐसी बाढ़ आई थी कि उसने सीधे नंबर 1 के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। उसके वोटों की संख्या इस वक्त दूसरे नंबर वाले से पूरे 10,000 वोट आगे थी और जिस फ्लॉप किताब द राइज ऑफ चाइना को मैं सपोर्ट कर रहा था उसे तो उसने पूरे 30,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से नीचे कुचल दिया था। मेरी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। जाहिर सी बात थी कि यह पूरा खेल उस टॉप लेखक शीदा ने ही रचा था ताकि वह मेरी चुनी हुई किताब को आगे बढ़ने से रोक सके और अपनी बादशाहत कायम रख सके। उसने सोचा था कि वह अपने पैसों और स्पैमर्स के दम पर मुझे पीछे धकेल देगा। उसने शायद जिंदगी में कभी किसी असली रईस का सामना नहीं किया था। मैंने अपने फोन की स्क्रीन को जोर से टैप किया और मन ही मन मुस्कुराया। शीदा, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने अपनी इस छोटी सी चाल से एक ऐसे शेर को जगा दिया है जिसकी तिजोरी का अंत तुम अपने 7 जन्मों में भी नहीं देख सकते। अब देखो कि असली पैसा कैसे बरसता है।